नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए अधिनियम पर जो हमारी यूपी जुडिशरी और उसके बाद छत्तीसगढ़ जुडिशरी और बहुत सारे हमारे जो जुडिशरी की एग्ज़ाम है वहाँ पर ये एक्ट पूछा जाता है और प्री और कहीं कहीं ये मेंस में भी अच्छे से पूछा जा रहा है। तो इसको हम देखेंगे और यहाँ पर हम केवल प्री के रिवीजन के बेस से बना रहे हैं। हम केवल इस नोट्स में जो भी तथ्य हैं उनको बताएंगे और आपका कहीं जो भी पढ़ा हुआ है उसका एक संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में। तो शुरुआत करते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। यहाँ पर जो इन्होंने एक्ट का जो हेडिंग में जो पड़ गया है वो थोड़ा 81 पड़ गया है, इसको आप लोग ठीक कर लेना। ये जो है 82 का एक्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1800 कब का है, 82 का है। वो लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। फिर कहते हैं कि संपत्ति अधिनियम 1882 का उद्देश्य क्या है। संपत्ति के हस्तांतरण, बिक्री, बंधक, पट्टे और अन्य हितों के निर्माण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है। किसका ढांचा प्रदान करने का उद्देश्य है? संपत्ति के हस्तांतरण का, बिक्री का, बंधक का, पट्टे का और अन्य हितों के निर्माण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 को पूर्ण रूप प्रदान करना है। फिर हम आगे बात करेंगे कि इसमें कुल जो धाराएं हैं, हमेशा आपसे क्वेश्चन बनता है कि कुल धाराएं कितनी हैं, अध्याय कितने हैं, लागू कब हुआ है। तो कुल धाराएं हैं 137 और कुल अध्याय हैं इसमें 8 और लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 1882। टीपीए एक्ट जो है दोनों तरीकों की संपत्ति पर लागू है, वो चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति है, दोनों पर ये एक्ट लागू होता है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं जो आपको इस एक्ट को पढ़ने से पहले देख लेना है। फैक्ट क्या है कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण ट्रस्ट बनाकर किया जा सकता है। अगर कोई अजन्मा व्यक्ति है उसको हम संपत्ति का अंतरण करना चाहते हैं तो ट्रस्ट बनाकर कर सकते हैं। अजन्मा व्यक्ति अंतरण पर निहित हित जन्म लेते ही अर्जित कर लेता है, यानी कि जिसका जन्म नहीं हुआ है, जो गर्भावस्था में है, उस व्यक्ति का जैसे ही वो जन्म लेता है, जन्म लेते ही निहित हित प्राप्त कर लेता है। फिर हम बात करते हैं कि स्थावर संपत्ति का विक्रय, जो हमारी स्थावर संपत्ति होगा उसका विक्रय जो 100 रुपये से अधिक का हो, ऐसा अंतरण मौखिक किया जा सकता है। 100 रुपये से अधिक हो ऐसा अंतरण मौखिक किया जाता है, मतलब उससे कम हो। किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित ना हो अंतरित की जा सकती है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे धारा 1 से। धारा 1 बात करती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। संक्षिप्त नाम क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसका प्रारंभ हुआ था 1 जुलाई 1882 को और इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर। ये कहाँ लागू नहीं होती है? तो कहता है कि सिवाय उन क्षेत्रों के जो 1 नवंबर 1956 से पूर्व भाग खा के राज्यों में या मुंबई, पंजाब और दिल्ली के राज्यों में शामिल थे। यहाँ पर जो है बात की जा रही कि अधिसूचना द्वारा कहाँ पर टीपीए लागू होगा और कहाँ पर कौन से उपबंध लागू नहीं होंगे, बता सकता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो धारा 54, 1, 2 और धारा 59, धारा 107 एवं धारा 123 वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट मैंने जब कल आपको पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कुछ धाराएं हैं जो रजिस्ट्रेशन एक्ट तो बता रहा है कि धारा 54, 1, 2 और धारा 59, धारा 107 एवं धारा 123 वहाँ पर लागू नहीं होंगे जहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होता है। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होगा तहाँ पर ये धाराएं नहीं लागू होंगी। ये आप सभी का क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बनता है, आप अच्छे से पढ़ के जाना। फिर बात करेंगे धारा 2। धारा 2 कहता है कि अधिनियमों का निरसन, मतलब किन अधिनियमों का निरसन किया गया है। तो अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम निरसित हो जाएंगे परंतु निम्न का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभिव्यक्त रूप से निरसित नहीं किए गए अधिनियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी संविदा का कोई निबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व गठित किसी विधिक संबंध से उत्पन्न कोई अधिकार या दायित्व या अनुतोष उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और विधि की क्रिया या सक्षम अधिकारता युक्त न्यायालय की डिक्री या आदेश के द्वारा उसके निष्पादन में कोई अंतरण अगर होता है तो उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये बताना चाह रहा है कि आखिर किन चीज़ों पर इस एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो ये सारी बातें यानी 4 बातें, एक जो अभिव्यक्त रूप से निरसित न किया गया हो किसी अधिनियम के द्वारा, अगर कोई संविदा का निबंध है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व कोई गठित विधिक संबंध था तो उस पर कोई भी ये अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगा, और विधि की क्रिया और सक्षम अधिकारिता युक्त न्यायालय की डिक्री या आदेश का निष्पादन करना है तो उस पर भी प्रभाव ये नहीं डालेगा। फिर हम आगे देखेंगे कि इस अधिनियम का जो अध्याय 2 की धारा 5 से 53A की कोई बात मुस्लिम विधि पर प्रभाव नहीं डालेगा। ये कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 2 पर कौन सी विधि प्रभाव नहीं डालती है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहाँ पर अन्य विधि। तब वहाँ पर बात करते हैं कि मुस्लिम विधि कोई प्रभाव नहीं डालती है टीपीए के चैप्टर 2 पर धारा 5 से 53A तक। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर आगे हम बात करेंगे सेक्शन 3 निर्वचन खंड से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो निर्वचन खंड में आपने देखा होगा कि यहाँ पर 7 शब्द वहाँ पर परिभाषित किए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको 3 से 4 याद करके जाना है। पहला आपको याद करके जाना है स्थावर संपत्ति, लिखत क्या होता है, अनुप्रमाणित क्या होता है, रजिस्ट्रीकरण क्या होता है, भूबद्ध क्या होता है, अनुयोजित दावा क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थावर संपत्ति की। तो स्थावर संपत्ति से मतलब है हमारा क्या है कि हमारी जब ये परिभाषा हम पढ़ते हैं तो ये नकारात्मक सेंस में लिखी गई है, यानी कि ये नहीं बताएगी कि स्थावर संपत्ति में क्या आता है, ये बात बताएगी कि क्या नहीं आता है। तो बात करते हैं कि खड़ा कास्ट, उगती फसलें, घासें जो है नहीं आती हैं। इसके संबंध में एक केस है हाजी जो है सुखान बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1979 का है। इस मामले में ये बात कही गई थी कि नगर पालिका द्वारा कूड़ा भूमि से प्राप्त लाभ अचल संपत्ति है, यानी कि अगर कोई नगर पालिका का क्षेत्र है और नगर पालिका के क्षेत्र जो कूड़ा वाला क्षेत्र है उसमें अगर कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो वो अचल संपत्ति होगी। ठीक है, इतनी बात आप सबको क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे लिखत से क्या मतलब है। तो लिखत से अभिप्राय है आवासीय लिखत से। क्या अभिप्राय है? लिखत से अभिप्राय है आवासीय लिखत से। आवासीय लिखत क्या होती है कि मतलब लिखत जो भी होगी वसीयत नहीं होगी, उसके अलावा जो भी होगी वो लिखत के अंतर्गत आएगी। फिर अनुप्रमाणित की बात की जाती है कि अनुप्रमाणित क्या होता है। तो अनुप्रमाणित में वहाँ पर जो संख्या है उसके बारे में हमेशा क्वेश्चन बनाता है। यहाँ पे बात की गई कि दस्तावेजों पर 2 या 2 से अधिक गवाहों के हस्ताक्षर हों। लिखत का मतलब क्या है? अनुप्रमाणित का मतलब क्या है कि दस्तावेज पर 2 या 2 से अधिक गवाहों के हस्ताक्षर हों। संख्या कितना है? 2 या 2 से अधिक। हस्ताक्षर करने से पहले निम्न में से किसी एक क्या होना चाहिए? गवाह ने अंतरणकर्ता या निष्पादककर्ता को हस्ताक्षर करते देखा हो। अंतरणकर्ता या निष्पादक को गवाह ने क्या किया हो? हस्ताक्षर करते देखा हो। दूसरी शर्त है कि अंतरणकर्ता या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते देखा हो, तभी वो क्या हो सकता है? उसका साक्षी बन सकता है। फिर तीसरी कंडीशन है कि अंतरणकर्ता या निष्पादक के हस्ताक्षर या अंगूठे या चिन्ह की व्यक्तिगत जो है अभिस्वीकृत प्राप्त की हो। ऐसा नहीं है कि उसकी व्यक्तिगत नहीं, वहाँ पर जो अंतरणकर्ता या निष्पादक के हस्ताक्षर या अंगूठे या चिन्ह की व्यक्तिगत अभिस्वीकृत प्राप्त की हो तभी उसके लिए वो गवाह दे सकता है। फिर बात तीसरी की जा रही है कि अनुप्रमाणन के समय प्रत्येक गवाह की उपस्थिति एक ही समय आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि जब अनुप्रमाणन किया जा रहा है निष्पादक के द्वारा या अंतरणकर्ता के द्वारा तो वहाँ पर एक ही समय सारे गवाह उपस्थित होनी चाहिए। जैसे मेरे सामने आज कोई दस्तावेज निष्पादित की जा रही है तो उसमें अंतरणकर्ता ने हस्ताक्षर किया तो आप में से कोई एक स्टूडेंट यहाँ पर आके देख रहा है कि हाँ इन्होंने किया है, तो एक टाइम हो गया। दूसरे टाइम फिर वहाँ पर जब वो बातें जैसे कि एक लोगों ने उस दिन साइन कर दिया था, दूसरे ने अगले दिन साइन कर दिया, तो दूसरे ने जब देखा तो ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अनुप्रमाणन के समय प्रत्येक गवाह की उपस्थिति एक ही समय में आवश्यक नहीं है। फिर बात की जा रही चौथी कि अनुप्रमाणित करने का कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं है, यानी ये भी नहीं है कि कोई प्रारूप में होगा, ये भी बात आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बात की गई एक केस है अब्दुल जब्बार बनाम वैगंटा शास्त्री का केस है, जो कहता है कि इस मामले में उप रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो कि दस्तावेज़ का पंजीयन कर रहे हों प्रमाणीकरण के साक्षी के रूप में उपधारित किया जा सकता है। यानी कि जो रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार हैं उनको भी प्रमाणीकरण के साक्षी के रूप में उपधारित किया जा सकता है।
क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर रजिस्ट्रीकृत क्या है? रजिस्ट्रीकृत का मतलब है दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तत्समय प्रबंध किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 पढ़ा, तो अगर आप जमीन का रजिस्ट्रीकरण करवाने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रीकरण से मतलब क्या होगा? दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तत्समय प्रबंध विधि के अधीन जो रजिस्ट्रीकृत होगा वो इसका मतलब है, कहना चाह रहे हैं। भूबद्ध से क्या मतलब है? भूबद्ध में मूलित जैसे पेड़, झाड़ियाँ, भूमि में निविष्ट जैसे भित्तियाँ या निर्माण ऐसी विशिष्ट वस्तुएं से इसलिए बद्ध हैं कि उससे यह बद्ध है और उसका स्थायी लाभप्रद उपयोग किया जाए। भूबद्ध का मतलब है कि अगर कोई से पेड़ है वो भूमि में लगा हुआ है, कोई झाड़ी है जो भूमि से जुड़ा हुआ है, या भूमि में जैसे कोई बहुत सारे भट्ठे हैं, कंपनियां हैं, या आपके खिड़की दरवाजे हैं, ये सब क्या है? भूमि में एक तरीके से मूलित हैं, भूबद्ध हैं। तो जब तक ये वहाँ से निकलेंगी नहीं, पेड़ को काट दिया गया, चल संपत्ति हो गया। जब तक वो पेड़ लगा हुआ है अचल संपत्ति है। वैसे ही कोई कंपनी का है, मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है, वो बनी हुई है, तो वो एक तरीके से भूबद्ध है। जैसे उसको मैंने एक एक ईंटा अलग कर दिया, प्लास्टर अलग कर दिया, वो चल संपत्ति बन सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भूबद्ध को बताया गया है। फिर अगला जो हमारी परिभाषा है वो अनियोज्य दावे की बात है। अनियोज्य दावे से क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं अनियोज्य दावे से तात्पर्य है क्या कि अनियोज्य दावा हमारा वह अधिकार है जिसके तहत हम सिविल न्यायालय में वाद दायर करके अपनी निम्नलिखित चीज़ों को वापस ले सकते हैं। मतलब सिविल न्यायालय में अनियोज्य दावा के अंतर्गत हम वाद दायर कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें वापस ले लिया जा सकता है, यानी कि अचल संपत्ति के बंधक से, चल संपत्ति की गिरवी से और चल संपत्ति में हित जो कि दावेदार के कब्जे में ना हो। अनियोज्य दावे के लिए आवश्यक क्या है? प्रतिभूत ऋण, चल संपत्ति में लाभप्रद हित। तो अनुयोज्य दावा के हम उदाहरण देखते हैं कि क्या अनुयोज्य दावा है क्या नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यह सारणी पहले से बना के रख ली है। अनुयोज्य दावा क्या है? बकाया किराए की राशि के लिए दावा, वो अनुयोज्य दावा होगा। भविष्य में होने वाले किराए के दावे, वो भी अनुयोज्य दावा होगा। जीवन पॉलिसियाँ, वो भी अनुयोज्य दावा होगा। और भागीदारी में किसी भाग का दावा अनुयोज्य दावा होगा। ठीक है, तो क्या नहीं होगा? कॉपीराइट आपका अनुयोज्य दावा नहीं होगा। डिग्री का निष्पादन करने के लिए आपके पास अनुयोज्य दावा नहीं होगा। संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार अनुयोज्य दावा नहीं है। अंतःकालीन लाभ प्राप्त करने का अधिकार अनुयोज्य दावा नहीं है। यहाँ पर एक केस है जुगल किशोर बनाम रा कॉटन कंपनी लिमिटेड, जो इसमें कहा गया था कि जहाँ किसी भविष्य की डिग्री है वहाँ वह भविष्य की डिग्री अनुयोज्य दावा नहीं है। किस केस में कहा गया था? जुगल किशोर बनाम रा कॉटन कंपनी लिमिटेड 1955 के बाद में। फिर हम बात करेंगे धारा 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा है और इसी पे पूरी टीपीए बेस है। क्रोड कह सकते हैं इसको, इसकी कुंजी कह सकते हैं। तो इस धारा में क्या बात की गई है कि संपत्ति के अंतरण की परिभाषा। तो संपत्ति का अंतरण कोई एक जीवित व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहली बात है कि संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है? जीवित व्यक्ति कर सकता है। जीवित व्यक्ति क्या कर सकता है? अन्य जीवित व्यक्ति को करेगा, या स्वयं को कर सकता है संपत्ति अंतरण, या एक या अधिक जीवित व्यक्ति को कर सकता है, वर्तमान में या भविष्य में के लिए कर सकता है। तो आपने देखा कि संपत्ति अंतरण धारा 5 क्या कहती है? संपत्ति अंतरण की परिभाषा का बात करती है, जो कहता है कि संपत्ति का अंतरण कोई जीवित व्यक्ति कर सकता है। किसको? अन्य जीवित व्यक्तियों को, स्वयं को भी संपत्ति अंतरण कर सकता है, एक या अधिक जीवित व्यक्तियों को कर सकती है, वर्तमान या भविष्य दोनों के लिए ये बात कर सकता है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर नोट में आपने देखा होगा, जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहे निगमित हो या ना हो आता है। यानी कि इन्होंने जीवित व्यक्ति से तात्पर्य जो है बताना चाहा है कि कंपनी भी जीवित व्यक्ति आती है, अगर कोई संगम है, कॉरपोरेशन है, या पर्सन का निकाय है, या जो भी आपकी कॉर्पोरेट बॉडी है, निगमित निकाय है, वो भी क्या आता है? जीवित व्यक्ति के अंतर्गत आता है। स्वयं को अंतरण के संबंध में क्या विधि का उपबंध है उसके बारे में देखते हैं कि संपत्ति का अंतरण स्वयं को किया जा सकता है। एक व्यक्ति स्वयं ही न्यासकर्ता हो सकता है तथा स्वयं ही न्यासी हो सकता है, तभी वह स्वयं को संपत्ति का अंतरण कर सकता है। यानी कि हम चाह रहे हैं कि एक स्कूल हो जो सभी के लिए फ्री में शिक्षा दे, एक कोचिंग हो जो आप सभी को फ्री में तैयारी करवाए, तो हम क्या कर सकते हैं? एक कोचिंग का निर्माण कर सकते हैं और उस कोचिंग के जो है न्यास का निर्माण करके उस कोचिंग के न्यासकर्ता के रूप में भी हम रह सकते हैं और न्यासी भी हम अपने आप को बना लेते हैं कि ठीक है हम इसके न्यासी भी हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? अपनी ही कोचिंग भी अपने आप को अंतरण कर सकते हैं।
क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर अगली बात हम करेंगे कि मुस्लिम विधि में वक्फ का निर्माण करने वाला स्वयं को मुतलबी नियुक्त कर सकता है तथा अपने आप को संपत्ति का अंतरण कर सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप लोग याद करेंगे। केस क्या है, विभाजन एक संपत्ति का अंतरण नहीं है, मतलब कहते हैं जो विभाजन है, जो हमारा पारिवारिक बंटवारा होता है, वो संपत्ति का अंतरण नहीं है। ये बात कहाँ पे किया गया था, BN सरीन बनाम अजीत कुमार AIR 1966 के केस में। यानी कि विभाजन जो हम लोग बंटवारा घर में कर लेते हैं वो संपत्ति का अंतरण नहीं होता है। ये केस किस में कहा गया था, BN सरीन बनाम अजीत कुमार AIR 1966 में। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर अगली बात कही जा रही है कि क्या अंतरित नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक तो आपने देखा कि संपत्ति अंतरण की परिभाषा 5 में देखते हैं, जीवित व्यक्ति कर सकता है अपने को, स्वयं को, अन्य को या अन्य जीवित व्यक्तियों को या किसी कंपनी को या संगम को या सोसाइटी को कर सकता है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आखिर क्या अंतरित किया जा सकता है, ये धारा 6 बात करता है। तो कहते हैं संभावना मात्र का अंतरण। अगर कोई चीज़ संभावना मात्र है तो उसका अंतरण, किसी प्रत्यक्ष वारिस की विरासत की संभावना, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर वसीयत संपदा प्राप्त करने की संभावना, इस प्रकृति की अन्य संभावनाएं मात्र। नंबर 2 बताता है उत्तरभाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार, अविभावी भूमि से पृथक सुखाचार, व्यक्तिगत अधिकार, भावी भरण पोषण का अधिकार, मातृवाद करने का अधिकार, लोकपद के वेतन और पेंशन का अधिकार, और वृत्तिक जो सैनिक या सिविल पेंशन भोगियों को अनुज्ञात हो, हित के प्रकृति के प्रतिकूल हो, अधिभोग का हस्तांतरणीय हो। तो ये बात तो कर रही क्या अंतरण किया जा सकता है, तो ये भी एक कहना चाह रही क्या नहीं किया जा सकता है, और ये बता क्या रही क्या अंतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो पूरी लिस्ट ये आप तैयार कर लेना, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, देख लेना। धारा 7 बात करती है अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, यानी कि कौन सा व्यक्ति है जो अंतरण करने के लिए सक्षम है। तो आपने संविदा अधिनियम की धारा जब आपने देखा था, धारा 11, वहाँ पे सक्षमता की बात की गई थी। तो संविदा करने में जो सक्षम हो वो क्या कर सकता है, संपत्ति का अंतरण कर सकता है। अब संविदा करने के लिए सक्षम कौन था, जो वयस्क हो, स्वस्थचित हो, वो संविदा करने हो तो अयोग्य घोषित न किया गया हो। जब आप सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 11 देखते हैं तो उसमें बात की गई है। फिर कहते हैं कि जिस संपत्ति का अंतरण कर रहा हो उसका हकदार हो, अर्थात संपत्ति का वो स्वामी हो, तभी वो सक्षम है संपत्ति अंतरण करने का। तीसरी बात कहते हैं कि संपत्ति वयन करने के लिए हकदार व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत हो, यानी कि अगर मान लीजिए हम संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं तो हमने जिसको प्राधिकृत किया है तो वही व्यक्ति, जैसे हमने एजेंट एक नियुक्त कर दिया तो वही व्यक्ति केवल होता है संपत्ति अंतरण करने के लिए, ऐसा भी व्यक्ति संपत्ति का अंतरण कर सकता है। 3 यहाँ पर बातें की गई, जो संविदा करने के लिए हो, जो खुद स्वामी हो, या उसने एजेंट जैसे कोई व्यक्ति को नियुक्त कर लिया हो। तो धारा 7 कहती है वही सक्षम व्यक्ति संपत्ति अंतरण करने के लिए है। अब क्या बात की जा रही है, जैसे आपको संपत्ति बता दिया कि कौन व्यक्ति अंतरण कर सकता है, जीवित व्यक्तियों कर सकता है 5 में, 6 में बता रहा है कि कौन सी चीज़ों का हम अंतरण कर सकते हैं, 7 में है कि कौन कर सकता है, 8 में कहता है कि अब अंतरण कर दिया तो उसका प्रभाव क्या होता है। देखिए अगर आपके अंदर विचार बनने लगेंगे कि किस तरीके से एक्ट लिखा गया है क्रम से, तो आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे। तो ये जरूर चलना चाहिए पढ़ने के समय। धारा 8 क्या कहती है, अंतरण का प्रभाव। संपत्ति का अंतरण अंतरित को तत्काल ही संपत्ति और उसकी विधिक प्रसंगतियों व समस्त हित का संक्रमण कर देना चाहिए, मतलब जैसे अंतरण हो उसके तत्काल तुरंत उसको सब चीज़ें दे देना चाहिए, ये कहता है धारा 8। फिर कहता है विधिक प्रसंगति का तात्पर्य ऐसी प्रसंगति से है जो निम्नलिखित है, भूमि के साथ सुखाचार, किराया, लाभ तथा सभी संलग्न चीज़ें, मकान के साथ सुखाचार, अंतरण के बाद किराया, ताले, चाबी, दरवाजे इत्यादि, भूबद्ध मशीनों के साथ सारे चल हिस्से, बोल्ट, पुर्जे आदि, ऋण के साथ जमानते, संपत्ति को लेन देन का अधिकार, और धन के साथ आमदनी जो अंतरित को अंतरण के पश्चात उद्भूत होती है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति अंतरित की जाएगी तो उसमें जो चीज़ें लगी होंगी, प्रसंगतियों का मतलब है जो चीज़ें उनसे जुड़ी होंगी वो भी अंतरित हो जाती हैं। अगर आपने भूमि बेचा है तो भूमि के साथ अगर उसका सुखाचार, यानी कि कोई खिड़की अगर पड़ोस से धूप लेती थी तो वो धूप भी आप ले सकते हैं, हवा भी ले सकते हैं। अगर उस भूमि से किराया कोई आता था तो किराया का भी आपको तुरंत अधिकार मिल जाएगा, उससे जितनी भी संलग्न चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बात करती है कि धारा 8 प्रभाव क्या होता है। धारा 9 क्या कहती है, मौखिक अंतरण। जब तक कोई लेख
विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित नहीं है। लिखित एवं पंजीकृत अंतरण कौन सी चीज़ों का होगा उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो कहती है कि यदि विक्रय की जाने वाली स्थावर संपत्ति का मूल्य 100 रुपये या अधिक है तो उसका क्या होना चाहिए, लिखित एवं पंजीकरण अंतरण किया जाएगा। ठीक है, धारा 54 करता है। ठीक है, साधारण बंधक उसका भी लिखित में पंजीकरण होना चाहिए। 59 आप सेक्शन देखेंगे, यदि स्थावर संपत्ति का पट्टा 1 वर्ष तक का हो या 1 वर्ष से अधिक का हो तब भी उसका पंजीकरण होना चाहिए। 100 रुपये या 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का विनिमय 118। फिर स्थावर संपत्ति का दान चाहे कीमत जो भी हो, धारा 123 बताता है। अनुयोज्य दावे के अंतरण लिखित होना आवश्यक है, पंजीयन आवश्यक नहीं है। मतलब इन सब चीज़ों को, जिन चीज़ों का लिखित होना है उनके बारे में यहाँ पर एक लिस्ट दे दी गई है। धारा 54 के अंतर्गत विक्रय की जो स्थावर संपत्ति, धारा 59 के अंतर्गत साधारण बंधक, धारा 107 के अंतर्गत पट्टे जो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक के हैं, 118 के अंतर्गत जो विनिमय होगा 100 रुपये या 100 रुपये से अधिक है उसकी कीमत की बात की गई है। 123 में स्थावर संपत्ति के दान चाहे कीमत कुछ भी हो उसकी भी लिखित पंजीकृत होना चाहिए। और 130 कहती है अनुयोज्य दावे के अंतरण लिखित होना आवश्यक है। ठीक है, फिर धारा 10 हमको देखना है, अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त। अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त क्या है, अंतरण वैध होगा और शर्त शून्य होगी। अगर उसके साथ अन्य कोई संक्रमण चीज़ें जुड़ी हैं तो उसमें क्या होगा, अंतरण तो वैध होगा, शर्त शून्य होगा। ठीक है, यदि शर्त आंशिक प्रतिबंध करती है तो वैध होगी एवं पूर्ण प्रतिबंध करती है तो शर्त शून्य हो जाएगी। ये बात कहाँ पे करती, यहाँ पर तो यही केवल क्वेश्चन आता है कि अन्य संक्रमण अगर किसी संपत्ति के साथ जुड़े हैं तो वो क्या होते हैं, वैध होते हैं, अवैध होते हैं, शून्य होते हैं, शून्यकरणीय होते हैं। तो वहाँ पे मानना है आपको वैध। शर्त क्या होती है, शून्य। ये चीज़ें आपको याद करके जाना है। आवश्यक तत्व तो हम देख लेते हैं इस धारा के कि संपत्ति का अंतरण होना आवश्यक है। अंतरण पर लगाई गई शर्त अंतरण को पूर्ण रूप से रोकती हो, जैसे किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को अंतरण का अधिकार देने को शर्त, यानी कि आपने संपत्ति अंतरण कर दिया फिर आपने बोला कि फलाने व्यक्ति को आप संपत्ति नहीं बेच कर सकते हैं, तो ऐसी कोई शर्त होगी वो शून्य हो जाएगी। अवध द्वारा अवरोधित सन कि 3 महीने आप नहीं बेच सकते, 4 महीने नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हो। अंतरण के ढंग पर अगर आप ढंग पर कोई रोक लगाते हैं तब भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इन तरीके की अगर जो भी रोक होगी वो क्या हो जाएंगी, रोक जो है शून्य हो जाएंगे। अपवाद क्या है, पूर्ण अवरोध निम्नलिखित दशाओं में मान्य है। यदि कोई व्यवहार अंतरण की कोट में नहीं आता है, अगर अंतरण कोट में नहीं आता है तब उस पर रोक हो जाता है। पट्टे की दशा में, विहित स्त्रियों की दशा में। धारा 10 पूर्ण अवरोध को शून्य करती है, ना कि अंतरण का आंशिक अवरोध। इस पे केस है कि मुन्नी स्वामी बनाम वेंकट स्वामी का केस है के मामले में कहा गया था यह धारा लोकनीति के सिद्धांत पर आधारित है कि संपत्ति का स्वच्छंद एवं स्वतंत्र संचार होना चाहिए। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कौन सी धारा जो है लोकनीति पर आधारित सिद्धांत है और ये स्वच्छंद एवं स्वतंत्र संचार की बात करती है, किस केस में कहा गया, तो आपको लगाना है के मुन्नू स्वामी बनाम वैकंठ स्वामी। और अगर आपसे धारा पूछी जाएगी तो धारा 10 है। क्लियर हो गया आप सभी को। धारा 11 क्या बात कहती है, धारा 11 कहती है श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन। यानी कि जो श्रेष्ठ हुआ हित, जिसका उद्भव हुआ है, उस हित के विरुद्ध निर्बंधन क्या है, तो कहता है कि यदि संपत्ति का अंतरण कर दिया जाता है, संपत्ति का क्या किया जाता है, अंतरण कर दिया जाता है और उसके साथ यह निर्देश जोड़ दिया जाता है कि उस संपत्ति का उपभोग अंतर्ती विशिष्ट रीत से ही करेगा, तो ऐसा जो निर्देश है शून्य और अंतरण वैध होगा। यानी किसी व्यक्ति को संपत्ति बेच दी जा रही है, वो बेचने के साथ अगर उन्होंने बता दिया कि आप इस संपत्ति का इसी प्रकार से क्या कर सकते हो, उपयोग करोगे, तो जो निर्देश आप दे रहे हो, हम भाई संपत्ति खरीद रहे हैं, हम उसका कैसे भी उपयोग करें, आप निर्देश नहीं दे सकते हो, हम स्वामी हम हो गए हैं। तो अगर निर्देश आप देंगे तो धारा 11 क्या कहती है, निर्देश शून्य होगा और हम जो संपत्ति आपने बेची है वो अंतरण हमारे लिए वैध होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या की जाती है कि अंतर्ती संपत्ति का हित प्राप्त करने और वैनित करने का हकदार होगा। मतलब संपत्ति का हित प्राप्त कर सकता है और वैनित करने का भी उसको हित हक प्राप्त होगा, मानो उपयोजन या उपभोग के संबंध में कोई निर्देश था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई जो भी तुम हम डाल दोगे उस पर कि कैसे उपयोग करो तो वो किसी भी तरीके का उस पर नहीं रहेगा। ये बात कहाँ पे की गई है, धारा 11 में। धारा 12 कहती है दिवालिया होने अथवा संपत्ति के अंतरण करने का प्रयास करने पर हित को समाप्त करने वाली शर्त लगाने पर। मतलब दिवालिया होने
तथा संपत्ति के अंतरण करने का प्रयास करने पर हित को समाप्त करने वाली शर्त लगाने पर क्या है, इस पर क्या नियम है? इस पर नियम है, यदि अंतरण पर निम्न दो में से कोई शर्त लगाई जाती है तो शर्तें शून्य होगी और अंतरण मान्य होगा। एक है अंतर्ति के दिवालिया होने पर, अंतर्ति द्वारा संपत्ति अंतरण का प्रयास करने पर। अगर ऐसी कोई बात का शर्त लगाएंगे तो शर्त शून्य हो जाएगी, वो अंतरण वैध होगा। धारा 13 हमको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। प्री के लिए तो रामबाण है और मेंस में भी और कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आज़ाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण से आप क्या समझते हो। तो आज़ाद व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में नहीं आया है, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति है जो जिस दिन उसको संपत्ति दी जा रही है वो अस्तित्व ही में नहीं है, गर्भ में भी नहीं है, उसका जन्म ही नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करती है ये धारा 13 का अपवाद है। जो धारा 13 है 5 की अपवाद है, क्योंकि वहाँ पर अंतरण की बात की गई कि जीवित को ही व्यक्ति को अंतरण किया जाएगा, जबकि यहाँ पर जन्म ही नहीं उसका हुआ है, अज्ञात व्यक्ति है वो, तो उस व्यक्ति को अंतरण करती। तो ये अगर पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि धारा जो 5 का जो धारा 13 का अपवाद, धारा 5 का अपवाद क्या है, तो धारा 13 ये मानना है। तो धारा 13 के अनुसार हम देखते हैं कि कुछ परिस्थितियों में कुछ शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति को भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है जो अंतरण के समय अस्तित्व में नहीं है, अर्थात जो जीवित व्यक्ति नहीं है। गर्भस्थ शिशु को जीवित व्यक्ति माना गया है क्योंकि माँ के गर्भ में उसका अस्तित्व हो जाता है, अतः उसे संपत्ति अंतरित की जा सकती है। तो गर्भस्थ शिशु को अंतरित करने के लिए कौन सी धारा है? 13 बात करती है। फिर हम बात करेंगे 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना, जो शाश्वतता के विरुद्ध नियम बताती है। धारा 14 संपत्ति के किसी हित के सृजन पर रोक लगाती है, संपत्ति के किसी हित के सृजन पर रोक लगाती है जो निम्नलिखित पर प्रभाव डालेगा। किस पर प्रभाव डालेगा? स्थानांतरण के समय एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों के जीवन काल के बाद तथा उस अवधि के अंत में अस्तित्व में रहे किसी अन्य व्यक्ति के नाबालिग होने के कम से कम 18 वर्ष के बाद भी। इस नियम का उद्देश्य संपत्ति को अनिश्चित काल तक बंधक बनाए रखने से रोकना। यहाँ पर बात की गई है कलावती बाई बनाम सोरियाबाई और अन्य 1951 का केस है, आप सभी को देखना होगा। धारा 15 बात करती है आज़ाद व्यक्तियों के वर्ग का अंतरण। ठीक है, संपत्ति का अंतरण व्यक्तियों के एक वर्ग धारा 13 और 14 के लाभ के लिए किया जाता है। ऐसा अंतरण अधिनियम की धारा 13-14 के उल्लंघन के कारण शून्य होती है। संपूर्ण अंतरण शून्य होगा, केवल आज़ाद व्यक्ति के पक्ष में ही किया गया अंतरण शून्य होगा। ये बात कहती है कौन? धारा 15। केस है राजा बजरंग बहादुर सिंह बनाम ठकुराइन भक्तराज कुंवर का केस है, ये भी आप सभी को याद रखना। केस ही पूछा था कि कौन सी धारा पे कौन सा केस आधारित है। धारा 17 बताता है संचयन के लिए निर्देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। पूछा था कि धारा 17 ये मिलाने के लिए जब भी आती है तो बहुत पूछी जाती है। धारा 17 में क्या है? संचयन के लिए निर्देश। यह धारा उल्लेखित करती है कि संपत्ति की आय का संचयन करने की 2 अवधि हैं जो निम्नलिखित हैं। एक है अंतरणकर्ता के जीवन तक या अंतरण के दिनांक के समय 18 वर्ष तक, जो दोनों में अधिक हो, वहाँ तक क्या किया जाता है? संचयन मतलब इकट्ठा करने की बात की जाती है। ठीक है, धारा 17 आपकी क्लियर हो गई। धारा 17 में क्या कहा जाता है कि यह धारा क्या बात करती है कि संपत्ति का आय का संचयन करने की 2 अवधि हैं। एक तो अंतरणकर्ता के जीवन, जो अंतरण किया है उसके जीवन काल तक, या अंतरण के दिनांक के समय 18 वर्ष तक, जो दोनों में से अधिक है उस दिन तक संचयन किया जाता है। 18 बात करती है धारा लोक फायदे के लिए सात्विक अंतरण। यदि संपत्ति का अंतरण सार्वजनिक लाभ के लिए किया जाता है, जैसे धर्म, ज्ञान, स्वास्थ्य या मानव जाति के किसी अन्य लाभ के लिए है, तो धारा 14, 16 और 17 में दिए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। तो धारा प्रतिबंध जो है 14, 16, 17 का कहाँ नहीं लागू होगा? जब लोक फायदे के लिए सात्विक अंतरण किया जाएगा। वो लोक फायदा क्या होगा? धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानव जाति के फायदे के लिए, तो वहाँ पर ये रोक नहीं लगाई जाएगी। धारा 19 भी मिलाने के लिए बहुत आती है कि निहित हित की बात कहाँ पर की गई है। तो निहित हित क्या होता है? जब संपत्ति का अंतरण किसी व्यक्ति को किया जाता है और अंतरण की शर्तों में यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि हित कब प्रभावी होगा, तो वह निहित हित माना जाता है। उदाहरण जब आप देखोगे तो क्लियर समझोगे। उदाहरण देखते हैं, यदि ए ने बी को एक संपत्ति हस्तांतरित कर दी यानी दे दी है, और हस्तांतरण की शर्तों में यह कहा गया है
कि बी जब 21 वर्ष का हो जाएगा तब उसे संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो बी का हित जो है निहित हित माना जाएगा, भले ही वह 21 वर्ष का ना हो। यानी कि कोई संपत्ति उसको दे दी गई है, भले ही वो 21 साल का नहीं है, लेकिन जो उसका हित सर्जित हो गया है आज, वो क्या ऐसा हित हो रहा है, वो निहित हित होगा। ये बातें कही गई है, ये सारी इस पर एक केस है, बहुत पूछा जाता है। राजेश कांता राय बनाम शांति देवी। फिर धारा 20 बात करती है कि आज़ाद व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर लेता है, जैसे ही उसका जन्म होगा वो कर लेगा। यहाँ पे यही बात की गई है। यदि संपत्ति अंतरण में उस संपत्ति में कोई हित ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है जो आज़ाद है, तो जन्म लेते ही उस संपत्ति में निहित हित प्राप्त हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाता है जिसमें उसकी अजन्मे बच्चे को संपत्ति में हित दिया गया है, तो जैसे ही वह अजन्मा व्यक्ति जन्म लेता है उसे संपत्ति में निहित हित प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात है कि जन्म लेते ही अजन्मा तभी प्राप्त करेगा जब अंतरण विलेख में कोई विपरीत शर्त ना हो। अगर कोई विपरीत शर्त है तो अलग बात है कि 18 साल का हो जाएगा तभी मिलेगा, नहीं तो उसको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अजन्मा हित तभी संपत्ति में हित अर्जित कर लेगा जब उसे जन्म में उपयोग करने का हक ना हो। ठीक है, फिर समाश्रित आपने कल पढ़ी थी धारा 31 कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे भी समाश्रित हित की बात है, वहाँ समाश्रित संविदा की बात थी। अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित के पक्ष में अंतरित किया हुआ हित किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने न होने पर निर्भर करता है, जिसका घटित होना या न होना अनिश्चित होता है, तो वह हित समाश्रित हित कहलाता है। मान लीजिए, उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए ए बी को संपत्ति हस्तांतरित करता है यानी दे देता है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि बी अपनी परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करे। बी को संपत्ति में आकस्मिक हित प्राप्त होता है। अगर वह 90% अंक प्राप्त कर लेता है तो वह हित निहित हो जाएगा और अगर वह संपत्ति का हकदार बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब किसी घटना के आधार पर अगर कुछ आपको मिलता है तो वो हित आप क्या होता है, समाश्रित हित होता है। तो जैसे ही वो घटना घट जाती है उसमें आपका हित इन्वॉल्व हो जाता है, वो निहित हित हो जाता है। फिर धारा 22 बात करती है, यदि संपत्ति का हस्तांतरण इस शर्त के साथ किया जाता है कि केवल वही सदस्य जो एक विशेष आयु जैसे कि 21 वर्ष तक पहुंच जाता है उसे संपत्ति का हकदार बनाया जाएगा। तो जब तक कोई भी सदस्य उस आयु तक नहीं पहुंचता तब तक उसका हित निहित हित नहीं होगा। ये बात कहाँ पे की गई, धारा 22 में। धारा 23 बात करती है कि जहाँ पर किसी अनिश्चित घटना के घटने का कोई समय उल्लेखित नहीं है तो ऐसी घटना पूर्व हित के समाप्त हो जाने से पहले घटित हो जानी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा नहीं है यहाँ पर। हम फिर अब आगे जो इम्पोर्टेंट धारा है 25, इस पे बात करेंगे। धारा 25 क्या कहती है, सशर्त अंतरण। सशर्त अंतरण क्या है कि जब संपत्ति का अंतरण किसी शर्त की पूर्ति पर निर्भर करता है तो उसे सशर्त अंतरण कहते हैं। एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी संपत्ति अंतरित करने के लिए कहा कि बी को नौकरी मिल जाए। यह शर्त है जो बी को नौकरी मिलने पर ही हस्तांतरण को वैध बनाएगी। यदि बी को नौकरी नहीं मिलती तो हस्तांतरण अवैध हो। यानी कि जो भी हम आप लोगों को दे रहे हैं, अगर उसमें कोई शर्त जोड़ दें कि आप ये कर लेंगे तब आपको देंगे। जैसे बहुत सारे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो कहते हैं अगर आप ये चीज़ प्राप्त कर लेंगे तो आपको एक हमारी तरफ से सम्मान के रूप में या भेंट स्वरूप आपको मैं कुछ दूंगा। तो वो तभी आप प्राप्त करेंगे जब आप वो चीज़ क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा जो हम आपसे अंतरण करने के लिए बात करते हैं तो साथ अंतरण कहलाता है। इसकी बात की गई है धारा 25 में टीपीए की। धारा 26 बात करती है पूर्वगामी शर्तें। पूर्वगामी शर्तों को मिलाने के लिए सेक्शन आती है कि पूर्वगामी शब्दों की कहाँ बात की गई, धारा 26 में। क्या ऐसी शर्त होती है जो संपत्ति के अंतरण से पहले पूरा करना होता है। ठीक है, धारा 27 बात करती है त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट धारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना। ये बात करती है कि धारा 27 के अनुसार यदि किसी संपत्ति का अंतरण किसी शर्त पर किया जाता है, क्या किया जाता है, अंतरण किसी शर्त पर किया जाता है और वह शर्त पूरी नहीं होती है तो संपत्ति का हस्तांतरण अंतरण किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे की गई है, धारा 27 में। धारा 28 भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों 29 इंपॉर्टेंट है। उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति के बारे में बात करता है। इस धारा के अनुसार पश्चातवर्ती शर्त का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। यानी कि जो पश्चातवर्ती शर्त लगाई गई है उसका पूर्ण पालन होना चाहिए। ये बात कहाँ पे की गई है, 29 में। 30 बात करती है यदि पश्चातवर्ती अंतरण
शून्य शर्त के परिणाम स्वरूप शून्य है तो पूर्व को किया गया अंतरण उससे प्रभावित नहीं किया जाएगा। धारा 31 भी आपको नहीं पढ़ना है, धारा 34 भी नहीं पढ़ना है, धारा 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। धारा 35 क्या कहती है, निर्वचन कब आवश्यक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का केवल यही पूछ लिया जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किस सेक्शन में दिया गया है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहाँ पे दिया गया है, धारा 35 में। धारा 35 क्या कहती है, संपत्ति अंतरण की धारा 35 में निर्वचन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को अंगीकृत करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी व्यक्ति के समझ किसी लिखित अथवा दस्तावेज द्वारा दो विकल्प उपस्थित होते हैं और उन दोनों में से उसे किसी एक विकल्प को चुनने का अधिकार हो या ऐसी दो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिनमें से किसी एक का चयन करना हो और तथा दूसरे का अपवर्जन करना हो, मना करना हो तो या त्याग करना हो आवश्यक हो। जैसे कि मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल एग्जैक्ट पूछा जाता है। एग्जाम्पल क्या होता है कि ए बी को बोलता है कि तुम 50 लाख रुपये ले लो और अपने घर को सी के नाम अंतरण कर दो। अब बी को इस बात का निर्वचन करना है कि या तो वह ए से 50 लाख रुपये ले ले और घर सी के नाम अंतरण कर दे, या बी दोनों चीज़ों का निर्वचन नहीं कर सकता है कि वह रुपये भी ले ले और घर का निर्वचन भी ना करे, यानी घर भी उसको ना दे, तो उसे किसी एक का चयन करना होगा। यही जो है निर्वचन का सिद्धांत है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर एक केस है सी बिशप थुम्मू बनाम शंकर नारायण का केस है जिसमें कहा गया है कि मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज वसीयत के अंतर्गत कोई लाभ स्वीकार करता है तो उसे उस दस्तावेज के प्रत्येक अंश को स्वीकार करना होगा और ऐसे सभी उपबंधों को अस्वीकार करना होगा जो उक्त दस्तावेज या लिखत के विरुद्ध हो। यानी कि अगर कोई दस्तावेज के द्वारा कोई आप हक प्राप्त कर रहे हैं तो आसान शब्दों में हम यही कहते हैं कि वो सारी बातें आप स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि आपके जो फ़ायदे वाली हैं आप स्वीकार करेंगे, जो फ़ायदे वाले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये बात कहाँ पे की गई थी, सी बिशप थुम्मा बनाम पी शंकर नारायण के केस में। क्लियर हो गया। फिर अगला केस है भाऊराम बनाम बैजनाथ सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत बार पूछा गया है कि भाऊराम बनाम बैजनाथ सिंह का केस किस धारा पे है, धारा 35 पर है, जो बात करती है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया था कि एक व्यक्ति एक ही समव्यवहार को एक ही समय स्वीकार एवं अस्वीकार नहीं कर सकता है, अर्थात यह नहीं हो सकता है कि वह लाभ को तो स्वीकार कर ले और जो प्रभार के दायित्व से अपने आप को अस्वीकार कर ले। इसके निर्वचन सिद्धांत के अपवाद क्या है, निर्वचन के सिद्धांत के कतिपय अपवाद भी हैं, अर्थात निम्नलिखित अवस्थाओं में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। पहला है जब दोनों अंतरणों में से कोई भी अंतरण अवैध हो, यानी कि एक वैध अवैध तो उसमें चुनने की बात ही नहीं होती, जो अवैध भाग है वो आपको चुनना ही नहीं, तो वहाँ पर आपको चुनाव के तो यानी कि यहाँ पर उदाहरण है शाश्वतता के नियम के विपरीत किया गया अंतरण। दो है जहाँ संपत्ति के अंतरण एक स्वामी को प्रदत्त लाभ के विलेख के भिन्न भिन्न हो, तब भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ किसी एक व्यक्ति को समव्यवहार के अधीन प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त नहीं होता है, अगर समव्यवहार से प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं प्राप्त होता है तब भी ये नियम नहीं लागू होगा। जहाँ मामला राजकीय अनुदान का हो, अगर राजकीय अनुदान का है तब भी नहीं लागू होगा। जहाँ संपत्ति के अंतरण के परिणाम उचित नहीं निकलते हों, संपत्ति के जो अंतरण का परिणाम क्या है उचित नहीं निकलता, तब भी ये नियम लागू नहीं होंगे। जहाँ स्पष्ट घोषणा द्वारा निर्वचन किया गया हो तब भी उसको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर निर्वचन सिद्धांत। 36 भी प्रभाजन का सिद्धांत भी 35, 36, 53, 52 ये सारी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है टीपीए की। 56 क्या बात करती है, प्रभाजन का सिद्धांत। तो धारा 36 निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं होती है। किस पे नहीं लागू होती है, जहाँ कोई प्रतिकूल संविदा हो, जहाँ कोई प्रतिकूल स्थानीय प्रथा हो, तो वहाँ पर ये प्रभाजन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। फिर धारा 37 बात क्या करती है, निम्नलिखित मामलों पर लागू होगी। कहाँ पर, संपत्ति का विभाजन करने पर दायित्व तथा संविदा संपत्ति के साथ पारित नहीं होती है, यानी संपत्ति का विभाजन करने पर दायित्व तथा संविदा संपत्ति के साथ पारित नहीं होती है। दूसरी बात है कि जहाँ संपत्ति का अंतरण स्वेच्छा से नहीं होता है, जहाँ खेती की ज़मीन है और पट्टे पर दे दी गई है, संपत्ति की बंटवारा नहीं होने पर लाभ शामिल ही प्राप्त होता है, जहाँ तीसरा पक्षकार क्रय करने के परिणाम स्वरूप संपत्ति से भिन्न भाग का स्वामी बन जाता है, तो वहाँ पर यह लागू नहीं होता है। पूछा जाता है कि स्थावर संपत्ति का अंतरण धारा
टीपीए में कहाँ से कहाँ तक बात की गई है। तो इसका जो चैप्टर 2 है 2 भागों में बांटा हुआ, जहाँ चल और अचल दोनों की बात किया जाता है 5 से 37 तक, और 38 से 53 तक केवल स्थावर संपत्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी आप एक दो बार दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। धारा 38 बात करती कुछ परिस्थितियों में ही अंतरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण करता। कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही द्वारा अंतरण होगा। कौन सी परिस्थितियां हैं? निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति द्वारा अंतरण करने योग्य सब समझे जाएंगे। कौन सा? संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता, अवयस्क का संरक्षक, हिंदू विधवा स्त्री, न्यासधारी या निष्पादक। जो व्यक्ति संपत्ति का स्वामी नहीं है निम्नलिखित परिस्थितियों में संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, यदि संपत्ति के अंतरण की विधिक आवश्यकता हो या संपत्ति का अंतरण। धारा 39 भी आपको इम्पॉर्टेंट है। धारा 39 जो भरण पोषण से बात, मेंटेनेंस से बात करता है कि जहाँ अंतरण, जहाँ की अन्य व्यक्ति का भरण पोषण का हकदार है, जो हकदार को भी अधिकार है अंतरित के विरुद्ध। इसको उदाहरण से समझते हैं। ए पति है, बी पत्नी है और संपत्ति में भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। जैसे एक प्लाट है, इसका जो भी किराया आ रहा है वहाँ वह ए पति बी पत्नी को भरण पोषण के रूप में ले रही है। तो कोर्ट ने भी इस संबंध में डिग्री निकाल दी है। लेकिन अब ए ने क्या किया, यह संपत्ति प्लाट सी को बेच दिया, तो अब बी जो ए की पत्नी है वह सी के विरुद्ध भी भरण पोषण का अधिकार का दावा कर सकती है। तो ये कहाँ पे बात की? तो धारा 39 कहती है कि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति की आय से वित्तीय सहायता, जैसे भरण पोषण या विशिष्ट उद्देश्य जैसे शिक्षा या विवाह के लिए धन प्राप्त करने का अधिकार है, और वह संपत्ति बेच दी जाती है तो किसी को दे दी जाती है, तब वह अपने अधिकार को परिवर्तित करा सकती है। ये बात कहाँ पे की गई है? धारा 39 में। धारा 40 जो बात करती है भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले दायित्व का भार या स्वामित्व से संबंधित दायित्व। उदाहरण से इसको समझते हैं कि जब ए अपनी संपत्ति किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस पर यह प्रतिबंध की लगाता है कि उस संपत्ति का कुछ हिस्सा उसे इस्तेमाल करने दिया जाए। जैसे रोड का है निकलने का, या प्लाट पड़ा होता है वहाँ से हम निकलते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, एक को इस जगह से होकर बाहर जा सकता है, जैसे ये रास्ता बना हुआ है। फिर क्या होता है कि वांतरण बी में जो इसे जगह पर से जाने है शर्त रखता है कि यह जगह बी बंद ना करे, उसे वहाँ से निकलने दें। तो उस तरीके से क्या होता है कि दायित्व का भार बना रहता है। अगर कोई संपत्ति आप बेच रहे हैं और उससे कोई रास्ता दे रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसका आप जो है भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, वो अब आपको उपयोग करने का अधिकार मिलेगा। धारा 40 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली दायित्व के बारे में है, यह प्रावधान करता है यदि किसी अचल संपत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई दायित्व है तो वह दायित्व संपत्ति के हस्तांतरण के बाद लागू नहीं होगा। जैसे हमने कोई आपको ज़मीन बेच दिया और हमने बोला कि हमारे आंगन की ये साइड से आप नहीं निकलोगे, अरे भाई बेच दिया तो फिर वो शर्त नहीं लगा सकते, ठीक है, भले ही उसकी हमको सूचना देते हैं, उस तरीके की शर्त मान्य नहीं होगी। टीपीए की धारा क्या बताती है? 40 बताती है। फिर 41 है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्राइम होता था इसलिए धारा रखी गई है। धारा 41 क्या कहती है? दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है, अर्थात वह संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह वास्तविक स्वामी की अभिव्यक्ति सहमत से संपत्ति का स्वामी है, और ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति का प्लाट विक्रय करता है, वह ऐसा विक्रय इस आधार पर सुनिकरणीय नहीं होगा कि वह दृश्यमान स्वामी उस संपत्ति का विक्रय करने का अधिकारी नहीं था। यदि एक क्रेता अंतर्ती ने सावधानीपूर्वक यह पता लगाने का प्रयास किया हो कि ऐसा दृश्यमान स्वामी संपत्ति का अंतरण करने का हक रखता था, तथा 2 अंतर्ती ने सद्भावनापूर्वक संपत्ति का क्रय किया हो। ये बात कहाँ पे कह रही है? गुरु बच्चु सिंह बनाम निक्का सिंह के बाद में। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट भी कहते हैं, फैलाव का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम इजी तरीके से समझते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि रुपये में खुद खर्च करते हैं और प्रॉपर्टी किसी और के नाम करा देते हैं, जिसे बेनामी समव्यवहार कहते हैं। ए पति रुपये खर्च करके बी पत्नी के नाम संपत्ति करा देता है। यहाँ बी कौन हो गया? बी जो होगा वो दृश्यमान स्वामी होगा। तो बी संपत्ति बेच सकता है,
अगर जो खरीदार है अगर उसने क्या किया है, जो मैंने आपको बताया, यदि क्रेता ने सावधानी पूर्वक यह पता लगाने का प्रयास किया कि ऐसा दृश्यमान स्वामी पत्नी है और सद्भावना पूर्वक किया है, तो वो जो खरीदेगा तो संपत्ति क्या चली जाएगी। नोट यहाँ पर क्या देखना है कि अगर किसको दृश्यमान स्वामी नहीं माना जाएगा, संरक्षक को, ट्रस्टी को और सेवक को। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किसको दृश्यमान स्वामी नहीं माना जाएगा। तो 3 व्यक्ति हैं, संरक्षक, ट्रस्टी और सेवक। यह अचल संपत्ति पर लागू होता है या विबंध का नियम भी लागू होता है। होल्डिंग पर जो होल्डिंग इस धारा पर जो सिद्धांत है उस पर केस है लक्ष्मण बनाम कालीचरण, 1837 केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि क्रेता सद्भावनापूर्वक संपत्ति करना चाहिए। धारा 42 क्या कहती है? पूर्ववर्त अंतरण का प्रतिसंग्रहण करने का प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा अंतरण। जैसे ए संपत्ति बेचने वाला है और बी क्या है? संपत्ति। प्रथम व्यक्ति जिसको ए संपत्ति अंतरण करता है, लेकिन अंतरण के समय यह शर्त लगा देता है कि वह जब चाहे तो इस अंतरण को क्या कर सकता है? प्रतिसंग्रहण करता है यानी वापस ले सकता है। तो और फिर क्या करता है? ए सी जो बाद में ए से सी का अंतरण, ए से क्या करता है? सी को अंतरण कर देता है, तो बी को किया गया अंतरण प्रतिसंग्रहण हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। एक हम उदाहरण से इसको और समझते हैं। बी को ए एक गृह पट्टे पर देता है, बी को ए क्या देता है? एक गृह पट्टे पर देता है, और यह शक्ति आरक्षित रखता है कि यदि बी उस गृह को ऐसा उपभोग करेगा कि उस गृह का मूल्य सर्वेक्षक की राय में गिर गया तो वह पट्टे की प्रतिसंग्रहण हो जाएगा। इसके बाद ए क्या कर सकता है? सी को पट्टे पर दे सकता है। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। धारा 43 इम्पॉर्टेंट है, जो बात करती है अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है। विलेख द्वारा विबंध की बात की जाती है, किस धारा में बात? तो धारा 43 में। यह सिद्धांत जिसे विलेख द्वारा विबंध के नाम से भी जाना जाता है, यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति जिसके पास संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार है, यह दावा करता है कि उसके पास अधिकार है और वह हस्तांतरण की कार्रवाई करता है। जैसे कि ए जो झूठा दावा करता है कि वह संपत्ति एक्स का मालिक है, उसे बी को बेच देता है। बाद में ए वास्तव में एक्स का स्वामी प्राप्त कर लेता है। इस मामले में बी बिक्री की वैध मानने का विकल्प चुन सकता है और ए उस हस्तांतरण से बाध्य होगा। यानी कि हमें आज अपने पापा जी की ज़मीन नहीं प्राप्त है, फिर भी हम कह रहे हैं हम इसके मालिक हैं, वो हम अगर बेच दे रहे हैं और कल अगर वो मेरे नाम संपत्ति आता है तो हम जिसको बेचेंगे वो लेने का हकदार होगा और बात भी कर सकता है। इस बारे में ये बात क्या करती है? धारा 43 यानी अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण। क्लियर हो गया आप सभी को? धारा 44 बात क्या कहती है? जो कहता है सहस्वामी द्वारा अंतरण। ठीक है, अब सहस्वामी के द्वारा अंतरण होगा क्या? यदि अचल संपत्ति के 2 या 2 से अधिक सहस्वामी हैं में से कोई एक अपनी संपत्ति में हिस्सा या कोई हित हस्तांतरित करता है तो हस्तांतरित को हस्तांतरणकर्ता के समान अधिकार प्राप्त होंगे। ए संपत्ति में एक संपत्ति है जिसमें ए बी सी 3 सहस्वामी हैं और सी अपना हिस्सा डी को अंतरण कर देता है, तो डी को भी वही अधिकार प्राप्त होगा, हित प्राप्त होगा जो पहले सी को था। ये बात कौन करती है? धारा 44। धारा 45 क्या कहती है? संयुक्त हस्तांतरण की बात करता है कि जब अचल संपत्ति 2 या अधिक व्यक्तियों को प्रतिफल के बदले हस्तांतरित की जाती है। किसके बदले? प्रतिफल के बदले हस्तांतरित की जाती है। तो धारा 45 यह तय करती है कि प्रत्येक सह मालिक का संपत्ति में कितना अधिकार होगा। तो यहाँ पर साझा निधि से प्रतिफल की बात करती है कि यदि प्रतिफल एक साझा निधि से दिया जाता है तो प्रत्येक सह मालिक संपत्ति में उन हितों को अनुपात में हकदार होगा जो वे साझा निधि में रखते हैं। अलग अलग निधि से फर्क पर क्या होगा? यदि प्रतिफल अलग अलग निधियों से दिया जाता है तो प्रत्येक सह मालिक संपत्तियों में उन प्रतिफल में शेयरों के अनुपात में हकदार होंगे जो उन्हें क्रमशः दिया गया है। अभाव में समान हिस्सा होगा। यदि यह श्रेष्ठ नहीं किया गया है कि प्रतिफल कैसे दिया गया है या प्रत्येक व्यक्ति ने कितना दिया है, तो संपत्ति प्रत्येक मालिक में बराबर बराबर होगा। होता क्या है कि जब लोग पार्टनरशिप में होते हैं तो पार्टनरशिप में अगर कोई चीज़ कोई खरीदता है तो ये होता है कि उनकी एक निधि है पार्टनरशिप वाली, अगर उससे हमने संपत्ति खरीद दिया तो जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी को अधिकार मिलेगा। ये बात कहाँ पर की गई है? धारा 45 में।
फिर धारा 46 क्या बात करती है, सुभिन्न हित, यानी कि अलग अलग, कई व्यक्तियों के पास संपत्ति पर अलग अलग हित होते हैं। संपत्ति को किसी मूल्य या अन्य मूल्यवान प्रतिफल को समान रूप से साझा करते हैं। यदि हित असमान है तो प्रतिफल को प्रत्येक हस्तांतरणकर्ता के हित के मूल्य के अनुपात में साझा किया जाएगा। यानी तुम्हारा जब हित अलग है तो अलग अलग मिलेगा। अभी उसके ऊपर आपने बोला था कि अगर बराबर का है तो बराबर का हिस्सा मिलेगा। धारा 47 क्या कहता है, संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति के अंश का अंतरण। संयुक्त स्वामित्व वाला अगर कोई संपत्ति है उसका करोगे तो उसमें अंश का कैसे अंतरण होगा। तो यहाँ पे बात की गई ABC 3 सहस्वामी है जिनके पास एक संपत्ति में क्रमशः 50%, 30% और 20% शेयर है। यदि वे संपत्ति को 10% हिस्सा बेच देते हैं और यह नहीं बताते हैं कि कौन सा हिस्सा बेचा गया है, तो धारा 47 के अधीन अंतरण इस तरह से होगा। कैसे होगा, ए को 10% का 50% यानी कि 5% अंतरण होगा, बी को 10% का 30% यानी 3% अंतरण होगा और सी का 10% यानी कि 2% अंतरण होगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर 3 लोग संपत्ति में स्वामी हैं, अगर किसी भी संपत्ति में ये डिसाइड नहीं हुआ किसका हिस्सा बेचा गया, तो वहाँ पर 10% बेचा जाएगा तो 50% जिसकी हिस्सेदारी था उसका उसी अनुपात में जाएगा, जिसकी 30% हिस्सेदारी थी उसकी 30% की हिस्सेदारी के हिसाब से जाएगी और जिसका 20% हिस्सा था उसके 20% हिस्से के आधार पर क्या किया जाएगा, अंतरण होगा। ये धारा बहुत कम लोग समझा पाते हैं और इसको जिस तरीके से मैंने लिखा है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, इसको बहुत इजी तरीके से मैंने लिखा है, बहुत कठिन शब्दों को नहीं लिया है। जहाँ पर धारा से नहीं समझा जाता वो एग्जाम्पल समझा, डायरेक्ट मैंने एग्जाम्पल समझा दिया है। क्लियर है आप सभी को। आगे हम बात करेंगे धारा 48। धारा 48 बात करता है प्राथमिकता का सिद्धांत, कि किसको प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पे बात करती है यह सिद्धांत जो समय में पहले है वह कानून में अधिक मजबूत होता है। यानी जो किसी भी चीज़ को खरीदार में पहले व्यक्ति है तो उसी को पहले वो चीज़ें मिलेगा। तो ये जो बात, इसका मतलब है कि यदि एक ही संपत्ति को कई बार हस्तांतरित किया जाता है तो पहले हस्तांतरित व्यक्ति के अधिकार के बाद के हस्तांतरित व्यक्ति के अधिकार पर वरीयता दी जाएगी। यदि ए ने बी को एक संपत्ति बंधक पर रखी और फिर वह संपत्ति सी को बेच दी तो बी का अधिकार सी की तुलना में पहले आएगा क्योंकि बंधक पहले बनाया गया था। क्लियर हो गया आप सभी को। फिर अगली बात है जो 49 बात करती है जो बीमा पॉलिसी के अधीन अंतर्ति का अधिकार है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिलाने के लिए आ गया था कि बीमा पॉलिसी के अधीन अंतर्ति का अधिकार क्या होता है। इसको उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए आप अपना घर बेचते हैं और यह आग से होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमाकृत है। यदि घर को आग से नुकसान होता है तो बीमा विक्रेता बेचने वाले को भुगतान करेगा, यानी कि विक्रेता को करेगा ना कि क्रेता को करेगा। इस बारे में बात कहाँ की गई है, धारा 49। फिर धारा 49 के अनुसार देखते हैं कि खरीदार अंतर्ति को बीमा राशि प्राप्त करने का हकदार माना जाएगा। धारा 50 क्या बात करती है, अचल संपत्ति किराए पर देने के संबंध में क्या नियम है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति का किराया सद्भाव से किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जिसे वह स्वामी का हकदार मानता है कि वो स्वामी है, तो वह आगे इस लिए जिम्मेदार नहीं होगा भले ही वह बाद में पता चले कि वह व्यक्ति को उस संपत्ति का स्वामी नहीं रहा। जैसे आप लोग क्या करते हैं, बाहर रह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर कोई कमरा ले लेते हैं आप, और कमरा लेने के बाद कोई अंकल ने आपको कमरा दिखाया था, आप सोचते हैं अंकल ने मुझे कमरा दिलाया था, अंकल इसके स्वामी है, तो अंकल को आप किराया देते रहते हैं। बाद में आपको पता चला कि ये अंकल सिर्फ देख रेख करते थे और ये स्वामी नहीं थे। फिर स्वामी आपसे अगर मांगने आएगा तो आप से वो नहीं मांग सकते हैं क्योंकि जिसको आप मानते थे उसको आपने ऑलरेडी किराया दे रखा। उदाहरण से देखते हैं कि मान लीजिए ए ने बी को 50 रुपये के किराए पर एक खेत दिया। ए ने बाद में बी को सूचित किया कि खेत सी को बेच दिया है। सी को क्या किया है, बेच दिया है। तो बी ने बिना हस्तांतरण की सूचना के सद्भावनापूर्वक ए को किराया दे दिया। इस मामले में बी को ए को दिया गया किराया वापस नहीं करना होगा भले ही सी को संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त हो गया हो। क्लियर है आप सभी को। फिर धारा 51 है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, 52 इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। 52 क्या कहती है, वाद के दौरान अंतरण। किसके, वाद के दौरान अंतरण। अगर किसी व्यक्ति ने किसी अचल संपत्ति का अंतरण किसी लंबित वाद के दौरान किया है, किसके द्वारा,
अगर किसी व्यक्ति ने किसी अचल संपत्ति के अंतरण किसी लंबित वाद के दौरान किया है तो वह अंतरण वाद के परिणाम से बाध्य होगा। इसका मतलब यह है कि यदि वाद संपत्ति के पक्ष में जाता है तो अंतरण को मान्य माना जाएगा, लेकिन यदि वाद किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जाता है तो अंतरण अवैध माना जाएगा। ये बात कहाँ पे की गई है? धारा 52 में की गई है। धारा 53 भी बहुत पूछी जाती है। 53 कहती है कपटपूर्ण हस्तांतरण के, यदि कोई व्यक्ति अपने लेनदार को नुकसान पहुंचाने या विलंब करने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति का अंतरण करता है तो उसे हस्तांतरण को लेनदार की इच्छा पर शून्यकरणीय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वहाँ पे आता है शून्य मानेगा, शून्यकरणीय मानेगा, वैध मानेगा, अवैध मानेगा। तो आपको लगाना है बेयर की लैंग्वेज जो बात करती है शून्यकरणीय माना जाएगा। यहाँ पर कुछ हम की पॉइंट लिख के लाए हैं कि लेनदार को धोखा देने का इरादा है या अचल संपत्ति का हस्तांतरण करने की बात की गई है या लेनदार को नुकसान या विलंब कायद करने, तो ये धारा लागू होगी। धारा 54। अब हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश कर गए हैं, विक्रय से संबंधित है धारा 54। तो विक्रय की परिभाषा पूछी जाती कहाँ पे दी गई है? तो धारा 54 में। धारा 54 के अनुसार विक्रय मूल्य के बदले में स्वामित्व का अंतरण है, हस्तांतरण है। इसमें कुछ आवश्यक बातें हैं, उनको समझेंगे कि पंजीकृत दस्तावेज किसका किया जाना चाहिए। तो 100 रुपये अगर कोई विक्रय कर रहे हो तो 100 रुपये या उससे अधिक कम मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति के अंतरण के लिए विक्रय एक पंजीकृत द्वारा की जानी चाहिए। अगर 100 रुपये से अधिक मूल्य है, अगर कोई विक्रय किया जा रहा है अगर कोई अचल संपत्ति है तो उसका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। वहाँ पे क्वेश्चन बने जाएगा पंजीकरण करना अनिवार्य है, नहीं है, या इनमें से दोनों या कोई नहीं। तब आपको मानना है कि उसका 100 रुपये से अधिक है तो किया जाएगा। धनराशि वहाँ पे देगा 100 रुपये से कम या अधिक, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर याद रखना है। परिधान की बात की गई है इसी धारा में कि परिधान क्या होता है? तो संपत्ति का परिधान तब होता है जब विक्रेता खरीदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को संपत्ति पर कब्जा सौंप दिया जाता है तो परिधान कहा जाता है। बिक्री के प्रकार क्या हैं? बिक्री के प्रकार धारा 54 से 57 में वर्णित है। 53 ए वहाँ पर छूट गई थी जो इम्पोर्टेंट थी। धारा 53 ए कहता है आंशिक निष्पादन का सिद्धांत का वर्णन करती है। धारा 53 ए क्या कहती है? आंशिक निष्पादन के सिद्धांत का वर्णन करती है। जब कोई व्यक्ति किसी संविदा के आधार पर अचल संपत्ति पर कब्जा करता है और अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करता है तो उसे संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है, भले ही संविदा लिखित एवं पंजीकृत न हो। धारा 54 के बाद 55 देखेंगे विक्रय में कि विक्रेता के कर्तव्य एवं क्रेता के अधिकार क्या है। तो विक्रेता के कर्तव्य और क्रेता के अधिकार क्या है? धारा 55 में। केवल इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। 56 क्या कहता है? मार्शलिंग का राइट बताता है। 57 क्या बताता है कि यदि कोई संपत्ति एक ऋण और संपत्ति बेची जा रही है तो न्यायालय खरीदार को ऋण का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है या न्यायालय ऋणदाता को भुगतान प्राप्त करने और संपत्ति को पर भार को हटाने के लिए कह सकता है। 58 जो बंधक से संबंधित प्रमुख शब्दों को परिभाषित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। बंधक कहाँ पे है? धारा 58 में है। बंधक से संबंधित जो शब्द हैं उनको परिभाषित किया गया तो देखते हैं। गिरवी रखना, धन के भुगतान किसी मौजूदा या भावी ऋण या किसी संविदा के निष्पादन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विशिष्ट अचल संपत्ति में हिस्सेदारी का हस्तांतरण है, यानी कि जो भी उसका हिस्सेदारी है उसका अंतरण है। बंधक कर्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो संपत्ति में हिस्सेदारी हस्तांतरित करता है। बंधक क्या होता है? वह व्यक्ति जिसे ब्याज हस्तांतरित किया गया है। बंधक धन क्या होता है? बंधक द्वारा सुरक्षित मूल राशि होती है। बंधक जो ब्याज होता है वो होता है बंधक धन। ऋण पर संविदा क्या होती है? वह साधन जिसके द्वारा बंधक प्रभावी किया गया है। क्लियर? तो धारा 58 आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। धारा 59 क्या बताती है? अचल संपत्ति का बंधक जहाँ सुरक्षित मूल राशि 100 रुपये या उससे अधिक को बंधककर्ता द्वारा हस्तांतरित पंजीकरण के माध्यम से परिलेख किया जाना चाहिए और कम से कम 2 गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। अगर कोई अचल संपत्ति बंधक पर रखी जा रही है उसके लिए ज़रूरी है 100 रुपये से अधिक है तो उसका क्या किया जाना चाहिए? पंजीकरण कराना चाहिए, हस्ताक्षरित कराना चाहिए और जो 2 गवाहों का होना ज़रूरी है, ये पूछा जाता है। और ये किसके संबंध में है? साधारण बंधक के सिवाय जितने भी बंधक होंगे उनके बारे में ऐसा नियम लागू होता है।
धारा 60 क्या कहता है? मोचन का अधिकार। बंधनकर्ता उधारकर्ता कुछ शर्तों को पूरी करके गिरवी रखी संपत्ति को स्वामित्व पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मोचन का अधिकार कहाँ पे है? 60 में। 60A क्या कहता है कि तीसरे पक्षकार को अंतरण का अधिकार। बंधककर्ता मोचन का हकदार होने पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है कि बंधककर्ता बंधक ऋण और संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे और बजाय उसके किसी संपत्ति उसे पुनः हस्तांतरण कर दी जाए। 60B कहता है निरीक्षण का अधिकार। बंधककर्ता को बंधक संपत्ति रखी गई संपत्ति से संबंधित शीर्षक दस्तावेज को निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। 61 बात करती है अलग अलग या एक साथ मोचन का अधिकार। ये बात करती है कि एक बंधककर्ता जिसने एक ही बंधककर्ता के पक्ष में दो या अधिक बंधक निष्पादित किए हैं, वह किसी एक बंधक को अलग से या किन्हीं दो या अधिक बंधक को एक साथ मोचन कर सकता है। तो मोचन करने की बात कहाँ पे बताई गई है? 61 में। 62 क्या कहता है? कब्जा वापस पाने का अधिकार। जब बंधककर्ता को संपत्ति के किराए या लाभ से गिरवी रखी गई राशि वसूलने का अधिकार होता है, या जब गिरवी रखी गई राशि चुकाने की अवधि समाप्त हो जाती है और बंधककर्ता ने बकाया राशि का भुगतान जमा कर दिया है, तो क्या करता है? वो कब्जा पाने का अधिकार हो जाता है। उसके बाद कब्जा कर्ता गिरवी रखी गई संपत्ति के साथ साथ अन्य संबंधित दस्तावेज पर कब्जा प्राप्त कर सकता है। धारा 63 बात करता है यदि गिरवी अवधि में गिरवी रखी गई संपत्ति में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उधारकर्ता ऋण के भुगतान पर इन परिवर्तनों का हकदार होगा। यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि परिग्रहण का यह अधिकार तब तक लागू होता है जब तक कि उसके विपरीत कोई विशिष्ट समझौता ना हो। धारा 64 बात करता है बंधक पट्टे का नवीनीकरण। यह इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि बंधक पट्टे का नवीनीकरण की बात कहाँ पे की गई है? तो 64 में। यदि बंधक संपत्ति लीज होल्ड है और बंधककर्ता पट्टे का नवीनीकरण प्राप्त करता है तो बंधककर्ता उधारकर्ता को बंधक के मोचन पर नए पट्टे का लाभ मिलेगा। धारा 65 बात करता है बंधककर्ता द्वारा निहित हित। यह धारा उपबंध करती है कि तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अधीन प्रत्येक बंधककर्ता के विषय में समझा जाएगा कि उसने निम्नलिखित संविदाएं की हैं। क्या क्या संविदाएं की हैं? हक के लिए संविदा, हक के लिए प्रतिरक्षा, लोक प्रभारों को अदा करने का दायित्व और पट्टे की शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इतनी सेक्शन पूछी जाती हैं। फिर आप डायरेक्ट आ जाइए, धारा 67 पूछी जाती है कि पुरोबंध बंधक या विक्रय का अधिकार कहाँ पे दिया गया है। तो धारा 67 में पुरोबंध या विक्रय का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसा अधिकार जिसके अंतर्गत बंधकदार बंधककर्ता के मोचन के अधिकार, उसे छुड़ाने का अधिकार को रोक देता है और अपने बंधक धन की वसूली हेतु बंधक संपत्ति का विक्रय करके समायोजित करा सकता है। बंधक धन की वसूली एवं विक्रय न्यायालय की डिग्री द्वारा ही संभव है। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बंधक धन की वसूली कैसे की जा सकती है, विक्रय कौन करवा सकता है? तो न्यायालय की जब कोई डिग्री होगी उसी के द्वारा ये संभव है। 67A जिसके पास एक ही बंधककर्ता द्वारा एक ही संपत्ति को दो बार बंधक के तौर पर अलग अलग तरीकों पर रखा गया तो ऐसे बंधकों के लिए अलग अलग वाद संचित करने की ज़रूरत नहीं है। ये बारे में बात कौन करती है? 67A। 68 क्या कहती है कि बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध है। बंधक धन के लिए वाद कब ला सकते हो? पहली बात है जब बंधककर्ता स्वयं को आबद्ध कर दे कि वह बंधक धन को वापस करेगा, जब बंधक संपत्ति नष्ट हो गई हो, प्रतिभूति की व्यवस्था में असफल रहा हो, कब्जा देने में असफल रहा हो, कब्जा प्राप्त करने में असफल रहा हो, तो भी यह क्या कर सकता है? वाद ला सकता है। 69 कहता है विक्रय करने की शक्ति कब विद्यमान होती है। यानी कि बंधक जो रखी गई संपत्ति उसका विक्रय कब किया जा सकता है? यदि बंधककर्ता बंधक भुगतान में चूक करता है तो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बंधक रखी गई संपत्ति को बेचने का अधिकार आ जाता है। 69A रिसीवर की नियुक्ति, ये भी बहुत पूछा गया है कि रिसीवर की नियुक्ति कहाँ पर की गई है। तो बंधक रखी गई संपत्ति की आय का प्रबंध हेतु एक रिसीवर नियुक्त करने की अनुमति देती है। 72 कहता है साकब्जा बंधककार के अधिकार। तो यह धारा बंधककार को कुछ अधिकार देती है जब वह संपत्ति पर कब्जा रखता है, जैसे कि संपत्ति का बीमा करवाना, मरम्मत करवाना और संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो बंधकदार इन खर्चों को बंधक धन में जोड़ सकता है जो बंधककर्ता को वापस भुगतान किया जाता है।
यानी कि उसको जो कब्जा रखने के लिए जो भी वो धन खर्चा कर रहा है उसको भी वो जोड़ सकता है। ये बात कहाँ पे की गई है? 72 में। और ऐसे जो खर्चे होंगे 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मिल सकता है। क्लियर हो गया आप सभी को? परसेंट पूछा जाता है कितने परसेंट, तो 9% वार्षिक दर से। धारा 73 74 आपको पढ़ना नहीं है, फिर हम आपको जो धारा पढ़नी है वही बताएंगे। धारा आप जो है 91 पढ़ लेना। 91 क्या कहती है कि वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकते हैं। बंधक संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति कौन कौन मोचन के लिए वाद ला सकता है? तो एक बंधक संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति, दूसरा बंधककर्ता का प्रतिभू, तीसरा बंधककर्ता का कोई लेनदार और संबंधकर्ता। यानी कि ऐसे जो 4 व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं? संपत्ति के मोचन के लिए वाद ला सकते हैं। कौन कौन? बंधक संपत्ति में हित रखने वाला, बंधककर्ता का प्रतिभू गारंटर, बंधककर्ता का कोई लेनदार और सहबंधककर्ता। 92 बहुत पूछी जाती है कि प्रत्याशन का क्या अर्थ है? इसका शाब्दिक अर्थ है किसी के आसन पर बैठना, मतलब किसी के स्थान पर आके बैठ जाना। जब कोई व्यक्ति किसी और की बंधक को चुकाने के लिए रुपये देता है तो उसे मूल बंधककर्ता के अधिकार मिल जाते हैं। मान लीजिए ए ने बी से एक संपत्ति बंधक पर रखी है, सी ने बी को ए की संपत्ति से बंधक छुड़वाने के लिए रुपये दिए हैं। इस स्थिति में सी को बी के अधिकार मिल जाएंगे, यानी सी को ए से संपत्ति वापस लेने या बेचने का अधिकार होगा। 93 है, टैकिंग की बात करता है। जो बंधक करता होता है, बंधक रखने वाला व्यक्ति पहले के बंधक का भुगतान करके या बंधककर्ता को बाद में अग्रिम भुगतान करके अपनी मूल सुरक्षा में प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकता है, भले ही उन्हें किसी मध्यवर्ती बंधक की सूचना मिली हो या नहीं। ये बात कहाँ पे की गई है? 93 में। 94 क्या बात करती है? मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार। मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार क्या है, ये पूछा जाता है। ये कहाँ पे है? धारा 94। तो एक अधिकार है मोचन का, बंधक धन को चुकाना और प्रोबंध के लिए बंधक धन मांगना। फिर आपको धारा जो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, अब डायरेक्ट आपको भार पढ़ना है। धारा 100 बहुत पूछी जाती है कि भार के बारे में कहाँ दिया गया है। 100 में बात की। भार का मतलब है जैसे कि आप कोई मकान खरीद रहे हैं और मकान खरीदते हैं और ख़रीदने के समय आप नहीं देखें कि उस पर क्या भार है। जैसे कि बिजली का बिल बकाया है, नगर पालिका में है तो नगर पालिका का टैक्स बकाया है, तो ऐसे जो भार हैं उनके बारे में बात की गई है धारा 100 में। यहाँ पे हम देखते हैं, बात करती है कि जब किसी एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की प्रक्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाती है और वह संव्यवहार बंधक की कोट में नहीं आता है, भार कहलाता है। यानी कि जब किसी एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की प्रक्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाती है, गारंटी बन जाती है और वह संव्यवहार बंधक की कोट में नहीं आता है, भार के रूप में आता है। देखते हैं कि भार 2 प्रकार से सृजित होता है, एक पक्षकारों के कार्य द्वारा, दूसरा विधि की प्रक्रिया के द्वारा। भार की आवश्यक तत्व क्या है? स्थावर संपत्ति का होना आवश्यक है। उस स्थावर संपत्ति को प्रतिभूति बना दिया गया हो और पक्षकारों के कृत्यों या विधिक प्रक्रिया द्वारा। यहाँ पे बात, एक केस है आपको, अब्दुल जब्बार बनाम वैकंठ शास्त्री का केस है, इसको याद करके जाना है कि किस पे है। तो धारा 100 पर है। धारा 101 है कि पाश्चिक विलंघन के विद्यमान होने पर विलयन ना होना, यानी कि कोई उस पर बकाया है, विलंघन उससे जुड़ी है, तो उसके बारे में बात कहाँ पे की गई? 101 में। 102 करता है अभिकर्ता पर तामील और उसकी संविदा। अगर अभिकर्ता कोई एजेंट है तो उस पर तामील और उसकी संविदा क्या है, कहाँ पे बात की गई है? 102 में। फिर हम बात करेंगे धारा 103 जो बात करती है संविदा करने के लिए अक्षम व्यक्ति को या उसके द्वारा सूचना आदि, तो 103 में बात की गई है। 104 में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है इन सब के बारे में, तो किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय को। मतलब पूछा जाता है कि धारा 104 में नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय को प्राप्त है। फिर हम अब बंधक को समाप्त करके पट्टे पे आते हैं। पट्टा क्या है? तो पट्टे की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, ये पूछा जाता है 105 में। पट्टा अचल संपत्ति का
उपयोग करने के अधिकार को प्रतिफल के एवज में किया गया अंतरण है। पट्टा क्या है? अचल संपत्ति का उपयोग करने, मतलब सिर्फ उपयोग करने का दिया जा रहा है, बेचा नहीं गया। उपयोग करने के अधिकार को प्रतिफल के एवज में किया गया अंतरण है, मतलब उसको कुछ पैसा मिला है, उसके बारे में उसने क्या अंतरण कर दिया है। यह अंतरण एक निश्चित समय के लिए हो सकता है, यह व्यक्त या निहित हो सकता है। अब ये बात अभिव्यक्ति हो सकती है या निहित हो सकती है, या फिर शाश्वत रूप में भी हो सकता है। पट्टा मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को उपभोग करने के प्रतिफल के एवज में दिया जाता है। ये अभिव्यक्ति और निहित दोनों हो सकता है, और ये शाश्वत रूप में भी हो सकता है। पट्टे के आवश्यक तत्व क्या है? पक्षकार होते हैं, एक पट्टाकर्ता, एक पट्टा ग्रहीता, एक पट्टा करने वाला व्यक्ति, एक पट्टा जो है स्वीकार करने वाला व्यक्ति। पट्टा की अंतर्वस्त क्या होती है? स्थावर संपत्ति, यानी स्थावर संपत्ति होनी आवश्यक है। फिर क्या है? तीसरी बात कि स्थावर संपत्ति के उपयोग के अधिकार का अंतरण होता है। केवल क्या होता है? स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। पूछा जाएगा आपसे कि पट्टे में क्या स्वामित्व का अंतरण होता? नहीं, केवल उपयोग के अधिकार का अंतरण होता है। और चौथी बात है प्रतिफल मिलना चाहिए। तो क्लियर हो गया सभी को पट्टा। फिर 106 में बात कर दी गई है लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की कालावधि, मतलब लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की अवधि क्या होगी। अगर लिखित संविदा के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया कि आपको मैंने कितने दिन तक पट्टा किया है, या प्रथा है कि फला गांव में जो भी पट्टा होते हैं 10 साल तक के लिए होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं। जैसे तालाब में सिंघाड़ा के लिए पट्टा होता, सिंघाड़ा लगाने के लिए बरसात के मौसम में, तो समय होता है कि ठीक है 3 साल कर लगाएगा आप, 2 साल लगाएगा, प्रथा है। अगर वो नहीं है तब क्या होगा, इसके बारे में बात कहाँ पे की गई है? 106 में। यदि पक्षकार ने संव्यवहार में पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं किया है हो तो अचल संपत्ति का पट्टा नंबर 1 कृषि या विनिर्माण प्रयोजन के लिए है तो पट्टा वर्षीय होगा। अगर विनिर्माण संबंधित है, कृषि संबंध, तो वो वर्षा मतलब प्रत्येक वर्ष हिसाब से किया जाएगा। यदि अचल संपत्ति के पट्टे किसी अन्य प्रयोजन के लिए है तो पट्टा मासानुसार से समझा जाएगा। अगर ये विनिर्माण और कृषि से नहीं होगा तो ये महीने के हिसाब से समझा जाएगा। पट्टे की समाप्ति की सूचना देने की अवधि क्या है? अगर कोई पट्टा अगर सूचना जो है समाप्त करना चाहता तो उसकी सूचना की अवधि क्या है? अगर ये 1 वर्ष वाला है तो 6 महीना पहले पट्टे समाप्त करने की सूचना देना पड़ेगा। अगर ये महीने वाइज वाला है तो 15 दिन पहले सूचना देना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय है, याद रखना है आप सभी को। पट्टे की समाप्ति की सूचना कब आवश्यक नहीं है, कब जरूरी नहीं है, तो इसके बारे में बात की गई। जब पट्टे का सृजन न्यायालय की डिक्री से किया गया है तब आवश्यक नहीं है। पट्टे ने पट्टाकर्ता के स्वामित्व को मानने से इनकार कर दिया है तब सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। जब अतिचारी द्वारा तथा अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है तब उसको सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। धारा 107 कहता है कि पट्टे कैसे किए जाते हैं, पट्टे कैसे किए जाएंगे, ये बात कहाँ पे की गई है? धारा 107 में। जब पट्टा वर्षानुवर्षी है, जब पट्टा 1 वर्ष की अवधि से अधिक हो, जब पट्टे के द्वारा वार्षिक किराया आरक्षित किया गया हो तो उपयुक्त वर्णित पट्टे के अलावा अन्य सभी पट्टे क्या होंगे? रजिस्ट्रीकृत होंगे, कब्जे के परिधान द्वारा, मौखिक करार द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है। फिर लिखित पट्टे की आवश्यकता कब होती है, उसकी बातें क्या है देखते हैं। लिखित पट्टे पट्टाकर्ता या पट्टेदार दोनों द्वारा निष्पादित होना चाहिए। लिखित पट्टे का रजिस्ट्रीकरण होना अनिवार्य है। इस पर एक केस है रामकुमार दास बनाम जगदीश चंद्र AIR 1952। इस मामले में क्या है कि के मामले में पट्टा 10 साल के लिए किया गया था लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मासा अनुसार के पट्टा माना था। 108 आपको पढ़ना है, पट्टाकर्ता पट्टेदार के अधिकार क्या है, ये आप सब लोग पढ़ लेना एक बार। मैं PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। धारा 109 क्या बात करती है? पट्टाकर्ता के अंतर्ति के अधिकार। धारा 110 बात करती है उस दिन का अपवर्जन जिससे वह अवधि का प्रारंभ होता है। जिस दिन मतलब वो पट्टा शुरुआत होता है उस दिन को छोड़ दिया जाएगा। ये बात कौन करती है? धारा 110। धारा 111 क्या करती है? पट्टे का परेशान मतलब पट्टे कब समाप्त हो जाते हैं, तो समय बीत जाने पर, समापरण द्वारा या अभ्यार्पण द्वारा, विवक्षित या विवेक विलयन द्वारा, या सूचना के अवसान पर पट्टा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो 5 तरीके से होता है। एक समय बीत जाने से, समापरण द्वारा, अभ्यार्पण द्वारा, विलयन द्वारा या
सूचना के अवसान के बाद पट्टा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस पर केस भी है राजेश्वरी बनाम वृंदावन का। 112 क्या कहता है, समापन का अभिव्यंजन क्या है, तो 3 तरीके से हो सकता है। जब पट्टे शर्त के भंग करता है, जब भूस्वामी के हक से इनकार करता है, या दिवालिया हो जाता है, तो समापन का जो है अभिव्यंजन हो जाता है। धारा 13 क्या कहती है, छोड़ देने की सूचना का अभिव्यंजन क्या होता है, 13 कहती है। 114 क्या कहती है, भाटक का संदाय न करने के कारण समापन की मुँह से मुक्ति हो जाती है। धारा 114(5) क्या कहती है, कुछ अन्य दशाओं में समापन से मुक्ति होती है। 115 कहता है अभ्यार्पण और समापन का उपपट्टों पर प्रभाव क्या होती है। अब हमको पढ़ना है अगली बात, पट्टे के बाद हमको विनियम के बारे में पढ़ना है। धारा 118 विनियम की परिभाषा पूछी थी कहाँ पर है, तो 118 क्या कहती है विनियम के बारे में। जब दो व्यक्ति एक चीज़ का स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, तब तथा उन चीज़ों में से कोई भी केवल धन नहीं है या कोई होने की चीज़ केवल धन है, तब संव्यवहार विनियम कहा जाएगा। विनियम के लिए आवश्यक है, विनियम के लिए आवश्यक है, विनिमय के लिए जो आवश्यक है, विनिमय के लिए जो आवश्यक है, कम से कम 2 पक्षकार शामिल होने चाहिए। 2 संपत्तियां, प्रत्येक पक्ष की एक संपत्ति, इन संपत्तियों का पारस्परिक अंतरण होना चाहिए। और विनिमय के लिए की जाने वाली जो संपत्ति है चल अचल हो सकती है। मतलब जो विनिमय हम करते हैं, लेन देन अदला बदली करते हैं, साधारण शब्दों में कम से कम 2 पक्ष शामिल होने चाहिए। 2 संपत्तियां, प्रत्येक पक्ष एक संपत्ति दे, एक अगर चावल दे रहा है तो दूसरा गेहूँ दे रहा है, ऐसा, या इन संपत्तियों का पारस्परिक अंतरण होना चाहिए और विनिमय की जाने के लिए चल या अचल संपत्ति हो सकती है। 119 कहती है कि विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार। तो अधिकार क्या होगा, वंचित पक्षकार को हानि जो हुई है प्राप्त करने का अधिकार था, अंतरित वस्तु वापस पाने का भी अधिकारी था। 120 कहता है पक्षकारों के दायित्व एवं अधिकार, ये पढ़ लेना। 121 पूछी जाती है धन का विनिमय कहाँ है। धन के आदान प्रदान पर प्रत्येक पक्ष उसके द्वारा दिए गए धन की वास्तविकता के प्रतिभूत देता है। नोट है, यदि कोई देनगी जाली मुद्रा द्वारा हुई है तो वह वैध नहीं होगी। तो धन का विनिमय पूछा जाता है। दान पूछा जाता है, कहाँ पे है, दान 122 में है। 122 क्या कहती है कि दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण होता है। यहाँ पर आपको वर्ड ध्यान देना है, वर्तमान जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति, उसी का अंतरण होता है। जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, जो देता है वो दाता कहलाता है, जो स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के किया गया होता है, इसमें प्रतिफल नहीं होता है, स्वेच्छा किया जाता है। और अदाता द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। अदाता स्वीकार करे या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी स्वीकार कर सकता है, तो उसे दान माना जाता है। दान किसका होता है, वर्तमान संपत्ति, जो उस समय हो उसी संपत्ति का किया जा सकता है। ये नहीं कि हमारा 50 बीघे का आलू आज कल जब बिकेगा तब वो तुमको दान करते, नहीं, जो वर्तमान हो उसी को हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ए द्वारा अपना एक घर खा को स्नेहवश एवं उसकी सेवा के स्वरूप दिया गया, यह दान है। इस पर एक केस है हीरालाल बनाम गौरी शंकर का, के मामले में कहा गया कि सेवा के बदले किया गया संपत्ति का अंतरण दान है, बशर्ते कि सेवा की भावना से की गई हो, प्रतिफल की भावना से नहीं। आवश्यक तत्व है दान के पक्षकार। दान के पक्षकार में 2 पक्षकार होते हैं, एक दाता एक अदाता। जो व्यक्ति संपत्ति का अंतरण करता है या संपत्ति को दान करता है वो दाता कहलाता है। और दाता को दान हेतु सक्षम होना चाहिए, यानी जो दाता जो दान दे रहा है वो सक्षम होना चाहिए, यानी वयस्क होना चाहिए, स्वस्थचित्त होना चाहिए और संपत्ति का स्वामित्व होना आवश्यक है। इसका केस एक है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के, जिसके मामले में कहा जाता है कि अवैध द्वारा किया गया संपत्ति का अंतरण शून्य होता है। दान की विषय वस्तु क्या होती है, दान की विषय वस्तु किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, अर्थात वह जंगम एवं स्थावर कैसी भी हो सकती है। आवश्यक मात्र यह है कि अंतरण योग्य होनी चाहिए और दान के समय वो अस्तित्व में हो, अंतरण योग्य हो और वो अस्तित्व में हो। इस पर एक केस है अमतुल निसा बनाम नसरुद्दीन। इस केस के मामले में कहा गया था कि भूमि, वस्तुएं, अनुयोज्य दावे आदि दान की विषय वस्तु हो सकती हैं, लेकिन
भावी संपत्ति दान की विषय वस्तु नहीं हो सकती। इसको मैंने पहले आपको बता दिया था। संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। दान की संपत्ति का दाता द्वारा अदाता को अंतित किया जाना आवश्यक है। अचल संपत्ति का दान दाता द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यूनतम 2 साक्ष्यों, यानी कि जो अचल संपत्ति का जब दान करेंगे तो वो हस्ताक्षरित होना चाहिए और न्यूनतम 2 साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाना अपेक्षित है। जबकि चल संपत्ति का दान रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा या कब्जे का परद्वान द्वारा भी किया जा सकता है, उसमें अनुप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। फिर हम अगला जो इसका आवश्यकता तो देखते हैं, प्रतिग्रहण अर्थात स्वीकृत। दान को अदाता द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। जब तक अदाता दान को स्वीकार नहीं करता, दान पूर्ण नहीं होता। ये बात कही गई थी श्री हरि किशन बनाम हरि नारायण के केस में। स्वेच्छा का मतलब यहाँ पर है दान स्वेच्छापूर्वक यानी स्वतंत्र सहमत से किया जाना चाहिए। धारा जो अगला छठा आवश्यकता है, प्रतिफल का अभाव। दान की महत्वपूर्ण शर्त है उसका प्रतिफल रहित होना। दान में कभी प्रतिफल नहीं हो सकता है या स्नेह एवं सेवा के लिए हो सकता है, क्योंकि सेवा प्रतिफल की भावना के बिना किया जाना चाहिए। इसमें बात कही गई है माधव राव बनाम काशीबाई के केस में के मामले में कहा गया है कि सेवा के बदले किया गया अंतरण दान है, बशर्ते कि सेवा की भावना से की हो, प्रतिफल की भावना से न किया गया हो। अगली हम धारा पढ़ते हैं, धारा 123। धारा 123 कहता है अंतरण कैसे किया। 122 में हमने दान पढ़ लिया, 123 में अंतरण कैसे किया जाएगा, दान किस करने का तरीका क्या होगा। तो कहता है दान केवल ऐसे रजिस्ट्री के विलेख द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1, दाता द्वारा हस्ताक्षरित, कम से कम 2 साक्ष्यों द्वारा अनप्रमाणित हो। इस पर एक केस है सुरेंद्र कुमार बनाम नाथूलाल का। फिर बात 124 है, वर्तमान और भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है। मतलब पहले दान की परिभाषा, फिर कैसे किया जाएगा, फिर दान किया जाएगा तो वर्तमान और भावी संपत्ति का दान। भावी संपत्ति का दान शून्य होता है, केवल उस संपत्ति का दान किया जा सकता है जो दान के समय अस्तित्व में होता है। तो पूछा जाएगा भावी संपत्ति का दान कैसा होता है। शून्य होता है, शून्यकरणीय होता है, वैध होता है, अवैध होता है। आपको मानना है शून्य होता है। धारा 125 क्या बात कहती है, यदि एक से अधिक व्यक्तियों को संपत्ति का उपहार दान दिया गया है और उन सभी में उसे स्वीकार नहीं करता है तो उसका हित क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्तियों को संपत्ति का उपहार दान दिया गया है तो उन सभी में उसे स्वीकार नहीं करता है तो उसका हित शून्य हो जाएगा। जो स्वीकार करेगा उसको मिल जाएगा, जो स्वीकार नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। ये बात कौन करती है, धारा 125। धारा 126 कहती है सहमति से निलंबन या निरसन। दानकर्ता और दान प्राप्तकर्ता आपस में सहमत हो सकते हैं कि किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर दान के निलंबन या रद्द हो सकता है। अगर कोई घटना उसमें कंडीशन जोड़ दी गई है तो उस घटना के बारे में बात की गई है 126। ये दुर्भर दान बहुत पूछा जाता है। दुर्भर दान कहाँ पे बात की गई है, 127 में। दुर्भर दान से ऐसा दान अप्रेत है जिसमें दाता द्वारा अदाता को दान में ऐसी कई संपत्तियां दी जाती हैं जिनमें से कुछ लाभ देने वाली होती हैं और कुछ बाध्यता का बोझ डालने वाली होती है। अदाता चाहे तो ऐसे दान को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। यदि स्वीकार करता है तो उसे संपूर्ण दान के स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दान देने लाभ के दान को स्वीकार कर ले। और जैसे होता है कि आपने कोई दान स्वीकार कर लिया है और दान मान लीजिए घर है और घर पे 50,000 का कब्जा है, तो ऐसे दान को दुर्भर दान कहा जाएगा। अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो घर के सहित वो 50,000 आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर स्वीकार कर लिए और 50,000 बकाया उसका ना स्वीकार कर लिए। तो इसके बारे में बात कहाँ की गई, 127 में। फिर बात कर दी जाती है 128 में, सर्वस्व अदाता। सर्वस्व अदाता की बात ये भी पूछी जाती है। ये बात है 128 में। दुर्भर की 127 में, 128 में है सर्वस्व अदाता। जहाँ दाता अपनी सर्वस्व संपत्ति दान ग्रहीता को दे देता है, वहाँ अदाता दाता के सब शोध ऋणों और दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ये बात कहाँ पे की गई है, 128 में। 129 है जो बात करता है जो उपहार संबंधित जो दान होते हैं उनके बारे में बात करता है। डोनेशन के बारे में जो मोर्टिस के केस हैं, कॉजा के बारे में बात करता है।
यह ऐसा उपहार दान है जो दानकर्ता द्वारा मृत्यु की आशंका में दिया जाता है, और यह दान केवल तभी प्रभावी होता है जब दानकर्ता की मृत्यु हो जाता है। मृत्यु सैया का दान भी इसे कहा जाता है। ये अध्याय फिर हम 7 का अपवाद देखते हैं। संपत्ति अंतरण के चैप्टर 7 के प्रावधान जो सामान्यतः दान पर लागू होते हैं, जो है डोनेशियल मोर्टिस काजा पर लागू नहीं होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर यह धारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होने वाले दान पर भी चैप्टर 7 लागू नहीं होता है। नोट है, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया दान आसन्न मरण दान नहीं कहा जाता है। धारा 130 जो अनुयोज्य दावे के बारे में बात करता है, चैप्टर नंबर 8 है अंतिम। धारा 130 क्या बात करती है? अनुयोज्य दावे का अंतरण। अनुयोज्य दावे के अंतरण के लिए एक लिखित दस्तावेज आवश्यक है जो अंतरक या उसकी अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। 130A निरसित हो गई। 131 बात करती है सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना। सूचना लिखित में होनी चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए। इनकार पर अंतर्ती का नाम एवं पता हो, हस्तांतरणकर्ता के हस्ताक्षर ना हो, उसका अभिकर्ता के हस्ताक्षर हो। 132 है, अनुयोज्य दावे के अंतर्ती का दायित्व क्या है? तो अंतर्ती के पास वह सभी दायित्व होंगे जो अनुयोज्य दावे के अंतरण के समय अंतरणकर्ता पर थे। 133 है, ऋण की शोधन क्षमता की वारंटी। जब कोई ऋण का अंतरण करता है और देनदार की शोधन क्षमता की वारंटी देता है, तो यह वारंटी केवल अंतरण के समय देनदार की शोधन क्षमता पर लागू होगा। धारा 134 बात करती है बंधक ऋण की। केवल इतना याद करना, धारा 134 में क्या बात की गई है, तो बंधक ऋण की। धारा 135 अग्नि बीमा पॉलिसी के बारे में बात करती है, मिलाने के लिए आती है, पूछी जाती है, याद कर लेना। अग्नि बीमा पॉलिसी के बारे में बात कहाँ की गई है? 135 में। 136 में बात की गई है न्यायालय से जुड़े अधिकारी। न्यायालय से जुड़े अधिकारी कौन होते हैं? जैसे न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी। किसी कार्रवाई योग्य दावे अनुयोज्य का हिस्सा या हित रखने वाले व्यापार करने या संविदा करने इनको अनुमति नहीं है। इनको क्या नहीं है? न्यायाधीश को, वकील को, कर्मचारी को किसी कार्रवाई के योग्य दावे का हिस्सा या हित खरीदने या व्यापार करने या संविदा करने से अनुमति नहीं है। धारा 137 जो है, जो पराक्रम लिखितों एवं अन्य दस्तावेजों को छूट प्रदान करता है। पराक्रम लिखित की बात कहाँ पे की गई है? NIA एक्ट की धारा 13 में। अध्याय 8 के प्रावधान कुछ विशिष्ट प्रकार के लिखितों और दस्तावेजों पर लागू नहीं है। स्टॉक पर, शेयर पर, डिबेंचर पर। उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति किसी शेयर को दूसरे व्यक्ति को अंतरित करता है तो इस अंतरण को TPA के चैप्टर 8 के प्रावधान लागू नहीं होता है। धन्यवाद आप सभी का। और संपूर्ण TPA आपकी समाप्त हो गई। जितनी मैंने धारा बताई हैं आपको वो एक बार बेयर को भी लेना है, साथ में बेयर को इंडेक्स को रीड करना है, 2-3-4 बार इसके आइडियो को सुन लेंगे, आप सभी का तैयार हो जाएगा। और जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री के हिसाब से बातें थी मैंने बता दिया। मेंस की जब हमारी क्लास आप करोगे तो मैं एक एक क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया हूँ इसी तरीके से, और उस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ अच्छे से। जो लोग मेरी क्लास को ऑफलाइन कर रहे हैं उनको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। धन्यवाद।